उसके हाथ में एक टुकड़ा था। मैं इस बार विशेष रूप से इसे नर्क की खाई में ले जाने के लिए लौटा था। करीब 30 मील गहराई तक ले जाकर वहां के शिकारियों से इसे तपवाना था। यह सुनते ही उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। चूंकि तुम वापस आ गए हो, इस खजाने को जितनी गहराई तक ले जा सको ले जाओ और एक पूरा घंटा वहीं रहो। आदर्श रूप से तब तक रहो जब तक इस पर बने निशान सुनहरे न हो जाए। यह सुनकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। मेरे लिए अभी यह बाएं हाथ का खेल था, लेकिन जैसे ही मैंने उसके हाथ से वह धातु लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लून ने अचानक उसे वापस खींच लिया। रुको, दूसरी शर्त जो तुमने कही उसमें एक समस्या है। इस खजाने का संबंध सक्रिय करने के लिए काफी संसाधन चाहिए। शैडो विलो एकेडमी से यह खर्च उठाने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। ज़ेफिर निःशब्द हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि इटर्नल नाइट डीमन एम्परर के पास कुछ संसाधन नहीं होंगे? मैं फीकी हंसी हंसा। अभी दरअसल नहीं है, मेरा डीमन क्रिस्टल का भंडार जल गया। मैंने एक मुस्कान चेहरे पर आने दी। ज़ेफिर, तुमने इन सालों में ढेर सारे डीमन क्रिस्टल्स जमा किए होंगे, है ना? ज़ेफिर ने फौरन खुद अपने मुंहों पर घूंसा मार लिया। 1 घंटे बाद लूना का काम पूरा करके मैं वापस आंगन में आया। लीरा, मोची, पिताजी आ गए। शब्द मुंह से निकले भी नहीं थे कि सब दौड़ते हुए बाहर आ गए। लायरा दौड़ती हुई आई। पिताजी, कैसा रहा? अब तक लायरा को पता चल चुका था कि शैडो विलो एकेडमी के पास डीमन रेल्म का सबसे शक्तिशाली समय खजाना है और ग्रैंड एम्परर रेल्म में सफलता पाने की उत्सुकता से वह मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। तुम सब डीमन रेल्म की सबसे बेहतरीन एकेडमी में प्रशिक्षण लोगे। इसके बाद मैं फ्रॉस्ट के पास गया। एक बात करनी थी तुमसे। अभी मेरे पास पर्याप्त डीमन क्रिस्टल्स नहीं है। बच्चों को एकेडमी के समय खजाने का उपयोग करने देने का जो खर्च है उसके लिए कुछ उधार देना चाहोगे? मुझे अच्छी तरह पता था कि फ्रॉस्ट का परिवार डीमन रेल्म के सबसे बड़े व्यापारी संघों में से एक चलाता है। फ्रॉस्ट की आंखों में उत्साह की एक चमक कौंध गई। जितने चाहिए मेरे पास हैं। 100 करोड़ से शुरू करो। सर्वोच्च श्रेणी के डीमन क्रिस्टल्स। फ्रॉस्ट ने एक पल भी नहीं लगाया। तय रहा, अभी भिजवाती हूँ। बढ़िया, मेरा शिष्य आए तो लौटा दूंगा। इतनी औपचारिकता क्यों? वैसे भी यह तो बच्चों के लिए है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। यह कहते हुए वह लीरा और मोची के पास चली गई। अब से फ्रॉस्ट मौसी खुद तुम्हें एकेडमी छोड़ने और लेने आएगी। कैसा लगा? मोची की आंखें चमक उठी। हाँ फ्रॉस्ट मौसी, अब पलटना नहीं। मैंने फौरन बीच में कहा। मोची, फ्रॉस्ट मौसी को परेशान मत करो। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, तुम्हारे पिताजी। मोची ने तुरंत फ्रॉस्ट का हाथ थाम लिया। मुझे फ्रॉस्ट मौसी चाहिए। जब फ्रॉस्ट मौसी होती हैं तो मैं खाना भी खा सकती हूँ और साधना भी कर सकती हूँ। लायरा ने आगे बढ़कर मोची के गोल मटोल गाल को चुटकी काटी। तुम नन्ही खाओ, क्या साधना पर ध्यान नहीं लगा सकती? क्या ग्रैंड एम्परर रेल्म में जल्द से जल्द सफलता नहीं पानी? मोची ने मुंह फुला लिया। मैंने देखा है कि जब मैं खाते खाते साधना करती हूँ तो मेरी साधना की गति सामान्य से भी तेज होती है। यकीन नहीं? देखो। उसने एक ठंडा तरबूज निकाला और प्रदर्शन करने लगी। थोड़ी देर बाद वहां मौजूद सब लोग स्तब्ध होकर चुप हो गए। देखा, मैंने कहा था ना। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसके सिर पर हाथ फेरा। मोची, एक बार फिर साधना करके दिखाओ, मुझे खुद यह देखना है। कुछ पल बाद मैंने आंखें खोली। बिल्कुल अवाक। यह सच था। मोची की आत्मा जड़ वाकई खाते समय बढ़ती है। मैंने सिर खुजाया, थोड़ा झेंपते हुए। अच्छा तो मोची, अब से तुम खाते खाते साधना किया करो। फिर मैं फ्रॉस्ट की तरफ मुड़ा। यह सब अच्छा खाना तुम ही खिलाती रही हो ना इसे? मोची को आगे का अंदाजा हो गया और वह फौरन फ्रॉस्ट के आगे कूद गई। पिताजी, फ्रॉस्ट मौसी के बारे में कुछ मत कहना। अगर फ्रॉस्ट मौसी न होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं इस तरह साधना कर सकती हूँ। फ्रॉस्ट ने यह सुना और उसकी आंखें कोमल ऊष्मा से भर गईं। उसके मन में एक आवाज उठी, ये बच्ची मेरी क्यों नहीं? मैंने अजीब सी हंसी के साथ सिर के पीछे हाथ फेरा। मैं फ्रॉस्ट मौसी की आलोचना नहीं कर रहा था, उन्हें धन्यवाद दे रहा था। ओह, धन्यवाद के साथ कोई इनाम भी होना चाहिए। मैंने फ्रॉस्ट की तरफ देखा। क्या चाहिए तुम्हें? फ्रॉस्ट को अचानक एक अप्रत्याशित खुशी ने घेरा। सच में? मैंने सिर हिलाया। ज़ेफिर यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर फिर वही चालाक मुस्कान आ गई। फ्रॉस्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फ्रॉस्ट ने अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत धीरे से कहा, तो बस मेरे बारे में कुछ अच्छा कह दो। मैंने उसे एक नई नजर से देखा। ठीक है, तुमने सच में बहुत अच्छा किया है। फ्रॉस्ट का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने अभी कुछ मीठा चखा हो। चलो मोची, लायरा, फ्रॉस्ट मौसी के साथ चलो। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ चीजें तैयार की हैं, शैडो विलो एकेडमी में काम आएंगी। वह दोनों लड़कियों को कमरे में ले गई। ज़ेफिर ने अविश्वास से सिर हिलाया। अरे वाह, देखो तो, क्या यह वही फ्रॉस्ट है जिसे हम जानते हैं? इससे तो पूरी गुरु माँ वाली आभा आ रही है। मैंने ज़ेफिर की तरफ एक नजर डाली पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि सच कहूं तो फ्रॉस्ट ने जो अभी किया उसने मुझे भी हैरान कर दिया था। ज़ेफिर ने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा और वह मुस्कुरा दिया। हाँ, यही तो है फ्रॉस्ट, कमाल है, बस कमाल। आधे घंटे बाद एक कमरे में लेरा सोचते हुए भाव से मोची को देख रही थी। तुम्हें फ्रॉस्ट मौसी सच में बहुत पसंद है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह अच्छा खाना देती है? लेरा जानती थी कि उसकी छोटी बहन अब अपनी खुद की सोच विकसित कर चुकी है। लेरा, मुझे लगता है फ्रॉस्ट मौसी मेरी उतनी ही परवाह करती हैं जितनी पिताजी करते हैं, शायद माँ से भी ज्यादा। यह कहते ही मोची के होंठ भींच गए और उसने नजरें झुका ली। माँ तो बस साधना ही करती रहती थी, हमारे साथ बहुत कम समय बिताती थी। लेरा चुप हो गई। मोची ने अचानक सिर उठाया, आंखें चमकती हुई। लेरा, जब मैं फ्रॉस्ट मौसी के साथ होती हूँ तो माँ की याद उतनी नहीं आती। अपनी छोटी बहन को रोने की कगार पर देखकर लेरा आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। तो अब से फ्रॉस्ट मौसी के साथ हर पल को संजोएंगे, माँ के बारे में नहीं सोचेंगे। अगली सुबह जैसे ही मैं अपनी बेटियों के साथ शैडो विलो एकेडमी के लिए निकलने वाला था, मेरी नजर
सेना पर पड़ी। क्या तुम भी चलना चाहती हो? सेना की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सच में? मैंने शैडो विलो एकेडमी की प्रधानाचार्य को बताया है कि मेरी बेटियां वहां प्रशिक्षण लेंगी, बस मेरी बेटी बनकर चलो, उनका समय खजाना खुलकर इस्तेमाल कर सकती हो। क्या यह ठीक रहेगा? मैं कोई खास नहीं हूँ, आपको शर्मिंदा ही करूंगी। सेना अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैंने उसे रोक दिया। फैसला हो गया, लेरा के पास रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। सेना ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मौका उसकी झोली में आ गिरेगा। उसने 90 डिग्री पर झुककर गहरा प्रणाम किया। धन्यवाद महाशय। तभी यारा वहां आई। जीजा जी, मेरे गुरु, और मैंने वह पारगमन सरणी तैयार कर ली है जिसकी आपको जरूरत थी। क्या आज दोनों तरफ तैनात कर दें? हाँ। मेरे दिमाग में कुछ कौन था और मैंने जोड़ा, वैसे यारा, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो तुम भी शैडो विलो एकेडमी में शामिल हो जाओ। उस दर्जे के साथ तुम समय खजाने का उपयोग कर सकती हो और ग्रैंड एम्परर रेल्म में कहीं तेजी से सफलता पा सकती हो। यारा का चेहरा फौरन लाल हो गया। यह उचित नहीं लगता। इस उम्र में मैं आपकी बेटी कैसे बन सकती हूँ? जेफर मुस्कुराते हुए झुका। तुम्हारी घबराहट मुझसे भी बढ़ने लगी है। मैं तो अभी से उस बूढ़े लोमड़ के चेहरे की कल्पना कर सकता हूँ जब वह तुम्हें इतनी सारी बेटियों के साथ आते देखेगा। मैंने जेफर को एक तीखी नजर दी। मैंने सिर्फ यह कहा था कि अपनी बेटियों को एकेडमी लेकर आऊंगा, यह नहीं कहा था कि कितनी। अब पछताने का वक्त नहीं। एम्बर ने देखा कि यारा अभी भी हिचकिचा रही है तो उसने जल्दी से प्रोत्साहित किया। मेरी शिष्या, बस हाँ कह दो। 1 से 300 गुना समय तोरण। मैं खुद भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। मैंने व्यंग्य से मुस्कुराया। अगर तुम्हें अपनी गरिमा की परवाह नहीं तो तुम भी मेरी बेटी बन सकते हो। बिल्कुल नहीं, मैं इससे दूर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद यारा ने दांत भींचे और फैसला कर लिया। ठीक है, एक बार आजमा कर देखती हूँ। पौन घंटे बाद पूरा दल शैडो विलो एकेडमी पहुंचा। लूना खुद उन्हें लेने बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पीछे महिलाओं की भीड़ देखी, उसकी भौहें कस गई। ये सब, मैंने फ्रॉस्ट को छोड़कर बाकी सबकी तरफ इशारा किया, ये सब मेरी बेटियां हैं। कल रात की सहमति के अनुसार किसी को इन सबका पंजीकरण करवाकर एकेडमी में दाखिला दिलवाने को कहो। लूना का जबड़ा लटक गया। उसकी ठुड्डी लगभग जमीन से जा लगी। ये सब तुम्हारी बेटियां हैं? लूना पूरे 2.5 मिनट तक वहीं जमी खड़ी रही, फिर बोली, तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कल रात मैंने सोचा था तुम्हारी एक बेटी होगी। मेरे चेहरे पर गंभीरता आ गई। ओह, तो क्या तुम अपनी बात से पलटने का सोच रही हो? लूना का मुंह फड़फड़ाया। वह गलत भी थी और लड़ाई में भी जीत नहीं सकती थी। जेफर ने तुरंत भांप लिया कि वह बूढ़ी लोमड़ी किस बात से डरी हुई है। लूना, मैं जानता हूं तुम्हें चिंता है कि इस उम्र में तुम्हारी साख को धक्का लगेगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा हल है जो सबके लिए काम करेगा। सुनना चाहोगी? लूना ने जल्दी से सिर हिलाया और जेफर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। खुद परेशान क्यों होना जब किसी और को परेशान किया जा सकता है? वे शब्द लूना पर किसी रहस्योद्घाटन की तरह आ गिरे। उसके मन में एकदम नई दुनिया खुल गई। उसने पूरा पलटा खाया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जाओ, उच्च प्रधानाचार्य वेक्स को ढूंढो, वह सब संभाल लेगा। हमारे जाते ही उसने वेक्स को एक आत्मा संदेश भेजा और सारी झंझट उसकी गोद में डाल दी। फिर उसे खुद ही अपनी हंसी आ गई। सच में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी ऐसा करूंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी, यह अच्छा भी लग रहा है। इधर वेक्स को आदेश मिला और उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने मुझे पूरे दल के साथ आते देखा, उसका भाव तुरंत चापलूसी में बदल गया। प्रधानाचार्य ने पहले ही मुझे बता दिया था। नहीं, दरअसल यह पूरी तरह मेरा अपना विचार था। मैं अभी सब ठीक करता हूँ। थोड़ी देर बाद वेक्स ने उसी उत्साही मुस्कान के साथ 4 पहचान पट्टिकाएं मेरी तरफ खिसकाई। ये सिर्फ आपकी बेटियों की पहचान का प्रमाण नहीं है, इनमें कई उपयोगी सुविधाएं भी हैं। हालांकि अधिकांश को अनलॉक करने के लिए विलो पॉइंट्स चाहिए, और अगर मैं चाहूं कि बच्चे जब चाहें समय खजाने का उपयोग कर सकें। मैंने पहले ही 4 पट्टिकाएं उन्नत कर दी हैं। वे कभी भी कहीं से भी समय मीनार में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन अगर वे अनिश्चित काल के लिए वहां रहना चाहें बिना बाहर आए, तो उनके पास पर्याप्त विलो क्रेडिट्स होने चाहिए। फ्रॉस्ट आगे बढ़ी। बताओ, बच्चों को अनिश्चित काल तक वहां रखने के लिए कितने डीमन क्रिस्टल्स लगेंगे? वेक्स ने एक उंगली उठाई। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 करोड़ सर्वोच्च श्रेणी के डीमन क्रिस्टल्स। सेना ने यह संख्या सुनी और लगभग गिर ही पड़ी। 10 करोड़ सर्वोच्च श्रेणी के डीमन क्रिस्टल्स, यह तो एक उच्चतम स्तरीय ग्रैंड एम्परर की पूरी जीवन भर की जमा पूंजी है। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि फ्रॉस्ट ने एक भंडारण अंगूठी सीधे वेक्स की तरफ उछाल दी। इसमें एक अरब है। एकेडमी को मुश्किल में मत डालो। बचे हुए डीमन क्रिस्टल्स दान समझो। कुछ और कक्षाएं बनवा लो। मोची और मैंने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। फ्रॉस्ट मौसी तो बेहद अमीर हैं। इधर मैंने जेफर को एक त्वरित आत्मा संदेश भेजा। क्या फ्रॉस्ट का कारोबार सच में इतना बढ़ गया है? मुझे याद नहीं कि उसके पास पहले इतना पैसा था। उसने एक अरब बिना पलक झपकाए निकाल दिए। जेफर ने थकी हुई आह भरते हुए जवाब दिया। पहले उसकी सारी ऊर्जा तुम्हारे पीछे भागने में लग जाती थी। वह अपना कारोबार ढीला छोड़ देती थी, लेकिन जब तुम उन 1000 वर्षों में गायब हो गए तो उसने थोड़ा ध्यान लगाया और सीधे डीमन रियलम की शक्ति श्रेणी के शीर्ष 10 में जा पहुंची। ठीक उसी पल वेक्स आखिरकार वास्तविकता में लौटा। यह तो अविश्वसनीय है। ठीक है, मैं अभी 4 पट्टिकाओं को पूरी तरह अधिकतम स्तर पर कर देता हूँ। वह उछलते कदमों से चला गया। मैंने फ्रॉस्ट की तरफ सच्ची कृतज्ञता से देखा। तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। फ्रॉस्ट के चेहरे पर एक कोमल उष्ण मुस्कान फैल गई। यह तो कुछ भी नहीं है। अगर कभी और डीमन क्रिस्टल्स की जरूरत पड़े, बस एक शब्द कहना, मैं हमेशा दे सकती हूँ। मेरे मन में एक उलझी हुई भावना उठी। लगा जैसे मैं
हमेशा से फ्रॉस्ट के साथ बहुत कठोर रहा था। तभी जेफिर की आवाज फिर मेरे कानों में आई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लगा जैसे मैं धीरे धीरे फ्रॉस्ट को अपने करीब आने देने लगा हूँ। थोड़ी देर बाद वेक्स दौड़ता हुआ वापस आया। मैंने आपकी सभी बेटियों की पट्टिकाओं में डीमन क्रिस्टल्स भर दिए हैं। अब से उन्हें बस फ्लो ग्राउंड्स के भीतर पट्टिका में अपना संकल्प प्रवाहित करना होगा और समय खजाना सक्रिय हो जाएगा। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। वेक्स फिर उसी चापलूसी भरी मुस्कान के साथ लायरा और बाकियों के पास खिसक गया और धीरे से बोला, अगर एकेडमी में कभी कोई ऐसी बात हो जो तुम संभाल ना सको तो सीधे मेरे पास आना। थोड़ी देर बाद मैं लड़कियों को फ्लो ग्राउंड्स में ले गया। सामने खड़ी समय मीनार से घनी शक्तिशाली ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। मैं पूरी तरह प्रभावित हो गया। जाओ अंदर जाकर महसूस करो। सबसे ऊपरी मंजिल तक जरूर जाना। वहां साधना की गति सबसे अधिक है। चारों ने गंभीरता से सिर हिलाया और अगले ही पल चारों गायब हो गई। कुछ देर बाद चारों मेरे सामने फिर प्रकट हुई। अंदर कैसा लगा? लायरा और दो अन्य मुस्कुरा उठी। अद्भुत। लेकिन मोची ने मुंह फुलाकर ऊपर देखा। पिताजी, मोची उस विशाल जगह में बिल्कुल अकेली थी और बड़ा उदास लगा। मैंने प्यार से अपनी नन्ही बेटी के बाल सहलाए। कोई बात नहीं, मोची थोड़ी और बड़ी हो जाए तब यहाँ प्रशिक्षण के लिए आएंगे। मोची खिलखिला उठी। फिर मैं सबकी तरफ मुड़ा। लेकिन समय खजाने पर बहुत ज्यादा निर्भर मत रहना। हर सुबह अपनी कक्षाओं में जाना, दोपहर में यहाँ आकर साधना करना और शाम को पारगमन सरणी से घर लौटकर आराम करना। तीनों ने ध्यान से सिर हिलाया। फिर उत्साह के साथ समय मीनार में वापस कूद गई। शाम को जब लीरा और बाकी सब पारगमन करके आंगन में लौटी तो उनके भीतर दबा हुआ उत्साह एकदम फूट पड़ा। सेना में पूरे 3 साधना स्तर पार कर गई। यह तो अविश्वसनीय था। यारा ने गहरी सांस ली और छोड़ी। मैंने सिर्फ एक छोटा स्तर नहीं पार किया, एक ऐसी संरचना विधि को भी तोड़ लिया जिसमें मैं वर्षों से अटकी हुई थी। मैं भी 3 स्तर पार कर गई। लेकिन जब वे तीनों अपनी उत्साह में डूबी हुई थी तभी दृश्य बदलकर सेलेस्टियल रेल्म पर आ गया। एक निजी आवाज के भीतर से पूछा, अंकल रेक्स, यारा मौसी ने अभी तक उठाया नहीं? वह अपनी बहन पर रौब गांठने की बेचैनी से लगभग कांप रहा था। वह शायद व्यस्त होगी। ऐसा क्या है जो तुम्हें इतनी जल्दी बताना है? रेन के चेहरे पर कान तक मुस्कान फैल गई। अंकल रेक्स, आज मैंने आखिरकार कर दिखाया। मैं सेलेस्टियल रेल्म की सबसे बेहतरीन एकेडमी वर्डेंट एकेडमी में दाखिल हो गया और इसके अलावा मैंने वहां के 1 से 30 गुना समय त्वरण प्रशिक्षण कक्ष में पूरे 2 घंटे बिताए और सीधे एक पूरा साधना उपस्तर पार कर लिया। यकीन ही नहीं हो रहा था। रेक्स ने यह सब सुना और तुरंत भांप गया कि रेन असल में क्या करने पर तुला है। उसने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम्हारी माँ तो वाकई गजब की है। उसने तुम्हें वर्डेंट एकेडमी में दिलवा ही दिया। फिर उसके मन में कुछ आया। वैसे क्या तुम्हारी एकेडमी में एक शिक्षिका को जानते हो? सेलेस्ट नाम है उनका। मजाक कर रहे हो? वह तो पूरी एकेडमी की सबसे लोकप्रिय शिक्षिका है। रेक्स ने सिर पीछे झुकाकर एक लंबी कराह भरी। वह मेरी बिल्कुल आदर्श स्त्री है। फिर वह आह भरते हुए झुक गया। क्या करें? मुझे नहीं लगता मेरी कोई उम्मीद है। रेन ने जल्दी से उसे उत्साहित करने की कोशिश की। अंकल रेक्स, मुझे जो लगता है उससे सेलेस्ट अभी किसी के साथ नहीं है। आपके पास अभी भी मौका है। रेक्स ने एक और भारी आह भरी। रेन, तुम अभी छोटे हो, बहुत कुछ अभी समझना बाकी है। सेलेस्टियल सिलेटल रियलम के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक से आती है, सेलेस्टियल कुल से। मेरी पृष्ठभूमि उनके स्तर के आसपास भी नहीं है। हमारे बीच तो बिल्कुल शून्य संभावना है। यह कहते कहते वह खुद को मारने का मन कर रहा था। काश उसने उस वक्त वह परिपूर्ण जीजाजी वाला संबंध पक्का कर लिया होता। तब सेलेस्ट उसकी पहुंच से बाहर तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन तभी उसकी आंखें चमक उठी। आत्मा संदेश पत्थर जुड़ गया। या हमारी तरफ कैसा चल रहा है? यारा की आवाज साफ झुंझलाहट लिए हुए आई। मेरी तरफ क्या चलेगा? ज्यादा जरूरी यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। रेक्स ने मुंह फुलाया। यारा, क्या तुम थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकती? और रेन को अपनी बहन से बात करनी है। यह सुनते ही रेन बेताबी से बोल पड़ा, यारा मौसी, क्या दीदी वहां है? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे एक और आवाज बीच में आ गई। क्या चाहिए? सीधे बात करो। रेन अपनी बहन की आवाज सुनते ही खिल उठा। लीरा, सुनो, आज मुझे वर्डेंट एकेडमी में दाखिला मिल गया और मैंने उनका 1 से 30 गुना समय त्वरण खजाना इस्तेमाल किया। बस एक दोपहर में एक पूरा साधना उपस्तर पार कर लिया। लायरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा, वाह, क्या बात है। बहन से इतनी भी तारीफ पाकर रेन गर्व से फूल गया। हाँ हाँ हाँ, यह सब माँ की बदौलत है। लायरा का मूड एक पल में पलट गया। रेन, लगता है तुम्हें मैं बहन के रूप में नहीं चाहिए। मेरे सामने उनका नाम क्यों लेते रहते हो? अब रेन का पारा भी चढ़ गया। लायरा, चाहे तुम मुझे भाई मानो या न मानो, मैं यह तो कहूंगा ही, अगर तुम डीमन रेल में माँ जैसे संसाधनों के बिना रहती रही तो हमारे बीच का फर्क बढ़ता ही जाएगा। यकीन न हो तो 2 महीने में मैं खुद डीमन रेल माकर साबित करूंगा। लायरा जवाब देने ही वाली थी, लेकिन फिर उसे सुनाई दिया कि यह लापरवाह छोटा भाई सच में खुद आने की योजना बना रहा है और उसके होंठों पर फिर मुस्कान आ गई। जब चाहो आ जाओ, हमेशा स्वागत है। बस यह उम्मीद रखना कि बहुत देर न हो जाए, तब तक शायद मोची भी तुमसे आगे निकल जाए। आत्मा संदेश कट गया। रेन पूरी तरह भड़क उठा और उसे इस वक्त सीधे डीमन रेल्म की तरफ दौड़ पड़ने से खुद को रोकना पड़ा। इधर कहानी के दूसरे हिस्से में सेलेस्टियल रेल्म के एक भव्य कक्ष में सेराफिन। रेन को आज वर्डेंट एकेडमी में दाखिला मिल गया। वह बहुत खुश होगा, है ना? सेराफिन ने आदर से हाथ जोड़े। यह सब गुरु की कृपा से हुआ। मैंने तो बस संदेश पहुंचाया था। उन्होंने हाँ इसलिए की क्योंकि आपकी कच्ची प्रतिभा उन्हें डराती है। आप जिन ऊंचाइयों को छुएंगी वह कल्पना से परे हैं। लेकिन बात यह है कि वही प्रतिभा एक नई समस्या खड़ी कर रही है। गुरु, आगे बताइए।
सिल्वारा के होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो लगभग दिखती ही नहीं थी। समस्या यही है, आपकी प्रतिभा बहुत असाधारण है। अगर आपको बेरोक-टोक बढ़ने दिया गया तो आप सेलेस्टियल रेल्म में उनकी स्थिति के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती हैं। इसलिए कई शक्तिशाली कुल बहुत देर होने से पहले आपके साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। सेराफिन के चेहरे से रंग उड़ गया। गुरु, क्या आपने नहीं कहा था कि मेरी स्थिति में किसी के लिए रोमांटिक संबंधों से दूर रहना बेहतर है? सिल्वारा ने जल्दी से बात काटी। सेराफिन, पहले मेरी बात सुनो। मैंने पहले ही कुलों के सामने यह चिंता रखी थी और शुरुआत में वे टस से मस नहीं हुए, लेकिन मेरे कुछ प्रयास के बाद वे एक समझौते पर राजी हो गए। एक ऐसा समझौता जो हमारी दीर्घकालिक योजना के पक्ष में है। सेराफिन ने धीरे से गहरी सांस ली। वे वास्तव में क्या चाहते हैं? अगर आप उनके कुलों में से 2 लोगों को अपना सीधा शिष्य बना लें तो यह आपके और उनके परिवारों के बीच एक सार्थक बंधन बना देगा। काफी है उन्हें संतुष्ट करने के लिए। सेराफिन एक पल के लिए चुप रही। ठीक है, मैं गुरु की राय पर चलूंगी। अच्छा, मैं अभी जाकर यह सुलझाती हूँ। जैसे ही सिल्वारा मुड़ी, उसके चेहरे पर एक ठंडी चालाक मुस्कान फैल गई। सेराफिन, तुम कभी मेरी पकड़ से नहीं निकल सकती। वापस डीमन रेल्म में 2 शांत और उष्ण दिनों के बाद फ्रॉस्ट मुझे ढूंढने आई। मुझे शायद कुछ दिनों के लिए अपने कुल के पास वापस जाना होगा। कुछ काम निपटाने हैं। कितना वक्त लगेगा यह अब भी नहीं कह सकती। यह सुनकर मेरे मन में एक हल्की शांत टीस उठी। पुराना मैं उसके जाने पर खुश होता, लेकिन अब ठीक है, लेकिन काम निपटाकर वापस आ जाना। फ्रॉस्ट के गालों पर हल्की लाली आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मेहनत आखिरकार नजर आने लगी है। जाने से पहले मोची से विदाई कर लो। इन दिनों घर आते ही वह सबसे पहले तुम्हें ढूंढती है। मेरे पास तो अब पहले आती ही नहीं। फ्रॉस्ट ने हाथ से मुंह ढककर धीरे से हंसी। पूरे दिन एकेडमी में रहने के बाद वह अच्छे खाने की तलाश में होती है, इसीलिए लौटते ही सीधे मेरे पास आती है। मैं अजीब सी हंसी हंसा। हाँ, यह तो सही है। फिर मैं गंभीर हो गया। अगर अपनी तरफ कुछ ऐसा हो जो तुमसे न संभले तो मुझे आत्मा संदेश भेजना। फ्रॉस्ट ने चुपचाप और धीरे से सिर हिलाया, जैसे कोई लड़की कोई बात अपने दिल के करीब छुपाए रखती है। लेकिन ठीक उसी पल पास खड़े जेफर ने अपनी चिर परिचित चालाक नजर के साथ अचानक ऊपर देखा। ओह, लगता है शिष्य आखिरकार आ गया। यह तो मजेदार होगा। एक आकृति पतली हवा से बाहर निकली। काइन, तुम मरे। अगले ही पल में आकाश में कौंध गया। बच्चे अपने गुरु के साथ यह तरीका नहीं होता। मेरा पूरा नाम लेकर नहीं बुलाते। मेरा कोई गुरु नहीं। अच्छा किरे अच्छा, मैं उस वक्त गलत था। ठीक है, शांत हो जाओ। रिवन गरजा, अगर सच में माफी मांगनी है तो ऐसे मांगो, घुटनों पर आओ और क्षमा मांगो, तब शायद आज तुम्हें जीने दूं। इस बच्चे का स्वभाव सच में तेज है। लगता है गुरु को सबक सिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अब भी सिखा सकते हो। शब्द मुंह से निकले भी नहीं थे कि रिवन के हाथ में एक तलवार प्रकट हुई, जिसे एक भयावह आभा निकल रही थी। उसे देखकर मैं अचानक चौंक गया। यह तलवार तुम्हें कहां से मिली? रिवन ने घमंडी संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। यह तलवार तुम्हारे प्रसिद्ध हथियार से भी टक्कर ले सकती है और मेरी साधना भी कब की तुमसे आगे निकल चुकी है। आज तुम आखिरकार वह दर्द महसूस करोगे जो मैं इन सालों से ढोता रहा हूँ। चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान फैल गई। ठीक है, अगर तुम एक अवज्ञाकारी शिष्य बनने पर तुले हो तो तुम्हारा गुरु भी तैयार है। इधर नीचे आंगन में जेफर ने एक तरबूज निकाला। तमाशा शुरू हो गया। एक फांक चाहिए? फ्रोस्ट ने उसे अनसुना कर दिया। उसके विचार कहीं और थे। रिवन सच में बड़ा हो गया है। अभी जो आभा वह छोड़ रहा है वह केन के पुराने स्तर के करीब है। इससे इनकार नहीं, जेफर ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। फिर भी बच्चा चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए। वे अभी बात कर ही रहे थे कि ऊपर का युद्ध आकाश को अस्त व्यस्त कर गया। जेफर ने जल्दी से एक रोक अवरोध खड़ा किया और आकाश की तरफ चिल्लाया, तुम दोनों सच में पूरी ताकत लगा रहे हो? लड़ना है तो कहीं और जाओ, मेरा अड्डा मत तोड़ो। लेकिन ऊपर के दोनों ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। एक अनंत काल जैसे लगते 2.5 क्रूर मिनटों के बाद रिवन घायल और लहूलुहान हवा में एक घुटने पर टिका हुआ था, बमुश्किल खुद को थामे हुए। नहीं, यह सही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम तक पहुंच गया था, मुझे पता है। मैंने अपने पूरी तरह पराजित शिष्य को नीचे देखा और कहा, तुम सच में वहां तक पहुंचने के करीब हो जहां मैं कभी था। यह मैं मानता हूं। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। रिवन की आंखें अचानक लाल हो गईं। मुझे तुम्हारी स्वीकृति नहीं चाहिए। उसके पूरे शरीर से काली दानवीय ऊर्जा फूट पड़ी। उसने अपनी मुट्ठियां बार बार अपनी छाती पर मारी। एक गहरा समय का खोदा हुआ घाव उघड़ आया। क्या तुम्हें यह निशान याद है? तुम ही थे जिसने मुझे उन लोगों से बचाया था। तुमने मुझे जीते रहने का कारण दिया था। मैं उस अंधेरे से निकल कर आया था और जैसे ही मैं आखिरकार निकला तुम बिना एक शब्द कहे चले गए। इन सालों में जब भी तुम्हारा ख्याल आया यह निशान मुझे तोड़ता रहा। क्या तुम्हें पता है ये साल मेरे लिए कैसे थे? तुम क्यों गए? तुमने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। 1000 साल का दबा हुआ दर्द उमड़ पड़ा और रिवन टूट गया। वह रोया। कच्चे बेकाबू सिसकियां। भयभीत डीमन एम्परर की हर छाप मिट गई। मैंने धीरे से सांस ली और ऊपर हाथ बढ़ाकर रिवन के सिर पर उसी तरह रखा जैसे पहली बार हम मिले। इस बार मैं हमेशा के लिए वापस आया हूँ। उस बहुत पुराने भुला दिए गए स्पर्श की ऊष्मा उस तक पहुंची और रिवन के दिल में जमी सबसे गहरी सबसे कठोर नफरत एक पल में चकनाचूर हो गई। अच्छा रोना बंद करो। तुम बड़े हो गए हो। बच्चों जैसा मत करो। थोड़ी गरिमा रखो। पल भर में गुरु और शिष्य फिर एक हो गए। पत्थर की मंडप में साथ बैठे बातें करते हुए जैसे कोई वक्त ही नहीं गुजरा।
जाएगा। इसी दौरान फ्रॉस्ट भी विदाई लेने आई और वादा किया कि मोची के लिए नियमित रूप से खाना भेजती रहेगी। मोची के लिए। शाम को जब मोची शेडो विलो एकेडमी से लौटी, वह सीधे दौड़ती हुई मेरे पास आई। पिताजी, मोची आ गई। फ्रॉस्ट मौसी कहाँ है? वह पत्थर की मंडप तक पहुंची और मेरे पास रिवेन को बैठे देखकर उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें जिज्ञासा से फैल गईं। हाँ पिताजी, यह कौन है? एक पल में डीमन एम्परर का ठंडा संयत चेहरा किसी चौंके हुए कार्टून जैसा हो गया। रिवेन खाली नजरों से मुझे देखता रहा। गुरु, क्या यह आपकी बेटी है? मैंने मोची को पास बुलाया। इनका पूरा नाम रिवेन है। डीमन रियलम में लोग इन्हें एकाकी डीमन एम्परर के नाम से जानते हैं। यह मेरे शिष्य हैं, मेरे बेटे जैसे हैं। तुम बस रिवन बुला सकती हो। मोची ने अपनी बड़ी आंखें झपकाई और चौड़ी मुस्कान बिखेर दी। नमस्ते रिवन, मैं मोची हूँ, मिलकर अच्छा लगा। रिवन वहीं जमा खड़ा रहा, अभी भी समझने की कोशिश में। अरे बच्चे, मेरी बेटी ने अपना परिचय दिया, कुछ बोलो। रिवन एक शर्मीले छोटे लड़के की तरह चौंककर होश में आया। ओह नमस्ते, मैं रिवन हूँ, मिलकर अच्छा लगा। मोची तुरंत उनके पास चल दी। वाह, रिवन तो बहुत सुंदर है, आओ मोची को गले लगाओ। रिवन का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर से उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और तब मोची ने अपना मौका भांपा और एक झटके में उनका हाथ थाम लिया। रिवेन के गले से एक मुश्किल से सुनाई देती घुटन निकली। उसकी अंदरूनी आवाजें चिल्ला रही थी, कोई बचाओ मुझे। लेकिन मोची ने उसे सांस लेने की बिल्कुल जगह नहीं दी। उसने दोनों हाथों से उनका हाथ थामकर आगे पीछे झुलाना शुरू कर दिया। रिवन, क्या किसी ने कभी बताया है कि आप कितने सुंदर हैं? इस मुकाम पर रिवन इस नन्ही आफत के सामने घुटने टेकने को तैयार था। उसने उसे पूरी तरह अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। वह बस मूर्खों जैसी मुस्कान लिए सिर हिला सकता था। है ना? मोची की पसंद कभी गलत नहीं होती। तभी दूर से कोई आता दिखा। मोची फौरन उनकी तरफ दौड़ पड़ी। रिवेन ने आखिरकार सांस ली। उसका बचाने वाला आ गया, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा और एक अजीब सी दहशत उस पर छा गई। लीरा, इधर आओ, यह रिवन है, पिताजी के शिष्य। जैसे ही वे शब्द पड़े, रिवन की बची खुची उम्मीद पूरी तरह दम तोड़ गई। यह कोई बचाने वाला नहीं था, यह दोगुनी मुसीबत थी। लायरा गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। नमस्ते रिवन, मैं लायरा हूँ, मिलकर अच्छा लगा। रिवन सर ने इस बार थोड़े अधिक संयम के साथ कहा। मैं रिवन हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यह देखकर कि वह कितनी जल्दी सामान्य हो रहा है, मुझे सच में खुशी हुई। लीरा, अगर कभी साधना के बारे में कोई सवाल हो तो रिवन से पूछ सकती हो, यह बेहद शक्तिशाली है। लायरा ने सिर हिलाया, फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा। पिताजी, आज एकेडमी में हमारा एक बहुत सुंदर नया दोस्त बना है। रिवन जितना ही सुंदर है, और हमने साथ मिलकर परीक्षण अभियान पर जाने की योजना भी बना ली है। मेरे चेहरे पर मुस्कान जहां थी वहीं जम गई। एक बहुत सुंदर नया दोस्त। मेरे ऊपर बेचैनी की एक गहरी लहर आ गई। मैंने खुद को संभाला और शांत आवाज में पूछा, अच्छा, इस नए दोस्त का नाम क्या है? जैसे ही मैंने नाम सुना, कैलिक्स, मेरी आंख फड़की। कृपया वह लड़का ना हो। लेकिन तभी रिवेन ने बेपरवाही से सिर खुजाया। कैलिक्स, यह नाम तो जाना पहचाना लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके परिवार की डीमन रियल में अच्छी साख है। मेरे दिमाग में एक योजना क्लिक हुई। लीरा, यहाँ डीमन रियल में दोस्त बनाना अच्छी बात है। किसी दिन उसे खाने पर घर ले आओ। मुझे इस बच्चे को जरा ठीक से देखना है। अगर वह उस किस्म का है तो इसे अभी से काबू करना होगा। लायरा के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। अभी तो बस मिले हैं, पहले थोड़ा जान पहचान बढ़ने दो। मैं पूरी तरह चुप हो गया। हे भगवान, मेरी बेटी शर्मा रही है। मैंने अपने भीतर उठती घबराहट को दबाया, शांत भाव से सिर हिलाया और आवाज लगाई, जफर, आज रात कुछ अच्छा बनाओ। सब यहाँ हैं। आज की शाम यादगार बनाते हैं। रात का खाना जीवंत और ठहाकों से भरा रहा। रिवन को वह मिला जिसके लिए वह आया था। खाने के बाद वह आगे बढ़ा और एक लंबी आह भरी। क्या हुआ? क्या बच्चों का साथ इतना थका देने वाला है? रिवन ने अजीब सी हंसी। नहीं, बस इसकी आदत नहीं है। तो जब डीमन पैलेस में काम कम हो तब और अक्सर आया करो। रिवन ने थोड़ा शर्माते हुए सिर हिलाया। तो गुरु, मैं आज वापस जाता हूँ। एक काम अभी भी बाकी है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत मेहनत की है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस डीमन एम्परर के कंधों पर कितना बोझ है, कहीं ज्यादा जितना कोई सोच सकता है। रिवन के जाने के बाद मोची अचानक अपने कमरे से निकली। पिताजी, रिवन चले गए। हाँ, उन्हें कुछ काम था। पिताजी, ऐसा क्यों लगता है कि आप रिवन को सच में बहुत चाहते हो? इस बात ने मुझे सच में छू लिया कि मोची ने जो किया उससे मैं सच में भावुक हो गया। फिर भी यह थोड़ा अजीब है। वह पहले कभी किसी अजनबी से इतनी जल्दी नहीं घुली। तभी मोची ने धीरे से कहा, मुझे महसूस होता है कि पिताजी रिवेन को सच में बहुत चाहते हैं, इसीलिए मुझे भी वह अच्छे लगते हैं। तुम्हें सच में यह महसूस होता है? मोची ने दृढ़ता से सिर हिलाया। फिर उसके भाव बदले। उसके छोटे से चेहरे पर कुछ कोमल और उदास आ बैठा। लेकिन बात इससे भी ज्यादा है। जब मैं रिवेन को देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वह अंदर से कितने अकेले हैं, कितने दुखी हैं। इसीलिए मैं उनके साथ और वक्त बिताना चाहती हूँ। यह बात मुझे अचानक आ लगी। इतने दुखी? हाँ, मुझे लगता है वह बहुत लंबे समय से तकलीफ में है। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। यह बच्ची, ये कैसी क्षमता है इसमें? क्या इसके पास सच में कुछ विशेष है? मोची ने मुंह फुलाकर मिन्नत की। पिताजी, क्या रिवेन और अक्सर आ सकते हैं? नहीं चाहती कि वह दुखी रहे। मेरे सीने में गर्माहट फैल गई। यह नन्ही बच्ची सच में अपने तरीके से दुनिया को समझती है। ठीक है पिताजी, मोची की बात मानेंगे। चलो यह हमारा लक्ष्य बनाते हैं। रिवन के सबसे अच्छे दोस्त बनना मंजूर है? मोची के छोटे से चेहरे पर पक्का इरादा आ गया। मंजूर है। दृश्य बदलकर डीमन पैलेस के भीतरी दरबार पर आ गया। डीमन रियलम के हर पंथ प्रमुख यहाँ एकत्रित थे। 2 घंटे से अधिक प्रतीक्षा हो चुकी थी और एक भी व्यक्ति शिकायत का एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी रिवन कहीं सौदेव एवं कहीं से अचानक ऊपर सिंहासन पर प्रकट हुए। डीमन एम्परर की जय हो। बस करो, काम की बात करो। उनमें से एक बोला, महाराज, जिस विषय पर पहले चर्चा हुई थी, प्रशासनिक नियंत्रण किस गुट को मिलेगा, क्या आपने कोई निर्णय लिया? बोलने वाला कोई और नहीं, वेक्स था। वेक्स न केवल शेडो विलो
एकेडमी का उप प्रधानाचार्य है, बल्कि लू कुल का प्रमुख भी है, डीमन रियलम के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक। यह मुद्दा अभी उठाना साफ बता रहा था कि वह इस पद को पहले से अपना मान चुका है। बाकी सब ने यह सुना और उनकी आंखें तन गईं। यहाँ मौजूद हर गुट उस स्थान को चाहता था, लेकिन रिवन की नजर अचानक किसी और पर जा टिकी, कलेक्स कुल की प्रमुख मिरेले पर। कलेक्स कुल और लू कुल मिलकर नियंत्रण संभालेंगे। जैसे ही वे शब्द पड़े, पूरा दरबार मौत जैसी चुप्पी में डूब गया। वेक्स का दिमाग पूरी तरह खाली हो गया और मिरेले खुद उससे भी अधिक स्तब्ध थी। डीमन एम्परर ने अचानक उसे इतना बड़ा तोहफा क्यों दे दिया? वेक्स की भौहें जम गईं। उसने मुंह खोला कुछ कहने को, लेकिन रिवन ने बिना एक नजर डाले उसे काट दिया। रिवन सिंहासन से उठे। कोई और विषय? महाराज, एक और बात है। कुछ समय पहले हमारे पंथ के पास एक गुट को एक रहस्यमय संगठन ने पूरी तरह मिटा दिया। जब तक हमारे लोग वहां पहुंचे, उस गुट के 10,000 से अधिक सदस्य मारे जा चुके थे, और यह सब एक अविश्वसनीय रूप से छोटी समयावधि में हुआ। कई ग्रैंड एम्परर साधकों की आत्माएं तक छीन ली गई थी। रिवेन की आंखों में ठंडे क्रोध की एक लहर कौंधी। 100 साल से अधिक हो गए और वे फिर सामने आए। गहराई से जांच करो। जैसे ही कोई जानकारी मिले सीधे मुझे बताओ। इस बार मैं खुद निपटूंगा। ने सभा को विदा किया, सिवाय एक के। उसने मिरे को रोक लिया। मिरेल वहां खड़ी थी, पूरी तरह असमंजस में। महाराज, आपने मुझे रोका, क्या कोई काम है? रिवन का भाव बिल्कुल शांत था। तुम्हारा बेटा, उसका नाम कलेक्स है ना? मिरेले का मन दौड़ने लगा। क्या उसके बेटे ने कुछ गलत किया है? जी सही है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारा बेटा प्रभावशाली है, चाहे तुम उसके बारे में जो भी सोचो, उसका ख्याल रखो। कलेक्स रिवन के गुरु की बेटी लीरा का दोस्त बन गया था। स्वाभाविक था कि वह उसका ध्यान रखे। मिरेली का सिर सवालों से घूम रहा था। मैं हमेशा से अपने बेटे का ख्याल रखती हूँ। अच्छा, मैं अब आराम करने जाता हूँ, तुम जा सकती हो। जी महाराज, मैं चलती हूँ। मिरेले दरबार से बाहर निकली, पूरी तरह उलझी हुई। घर पहुंचते ही उसने फौरन अपने बेटे को ढूंढा। कलेक्स, क्या हाल ही में तुम्हारी मुलाकात किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई? कलेक्स ने पलकें झपकाई। जहां तक मुझे पता है, नहीं। मैं तो इस पूरे समय एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहा था। यह तो समझ नहीं आता, एकेडमी में कुछ खास हुआ, कुछ जो तुमने मुझे नहीं बताया? कलेक्स ने ठुड्डी खुजाई। बस एक दोस्त के साथ परीक्षण अभियान पर जा रहा था, कुछ असाधारण नहीं हुआ। हमारी प्रगति तो काफी सामान्य रही, सच में। मिरेले और भी अधिक उलझ गई। उसने आगे बढ़कर पैलेस में जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। यह कैसे संभव है? एकाकी डीमन एम्परर मेरे बेटे पर ध्यान दे रहे हैं। माँ और बेटा एक दूसरे को देखते रहे, दोनों पूरी तरह हक्के बक्के, यह समझने में असमर्थ कि आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन सेलेस्टियल रेल्म के एक भव्य कक्ष में आज सेराफिन के शिष्य स्वीकृति समारोह का दिन था। सिल्वारा की व्यवस्था के अनुसार सेराफिन 4 शिष्य ग्रहण करने वाली थी। सेलेस्ट कुल, डोरियन कुल, ड्रैगन कुल और ब्लेज कुल के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली युवा। उनमें से सेलेस्ट कुल का प्रतिनिधि कोई और नहीं, सेलेस्ट खुद थी, रेक्स की स्वप्न स्त्री। नॉक्स उत्साह से लगभग कांप रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन ने जानबूझकर सेलेस्ट को चुनवाया है ताकि रेक्स के लिए और मौके बने। तो रेक्स जितना बेशर्म हो सकता था उतना बनकर आगे झुका। सेलेस्ट, लगता है हम एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं, है ना? सेलेस्ट ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए कोई परछाई कौंधी। रेक्स ने फौरन भांप लिया। कुछ उसे परेशान कर रहा है। क्या हुआ? आज तुम खुद जैसी नहीं लग रही। सेलेस्ट रुकी, बोलने ही वाली थी, तभी पास से एक ठंडी भावहीन आवाज आई। सेलेस्ट, क्या तुम खुश नहीं हो? उस आवाज को सुनते ही वह साफ दिखने वाले तरीके से सिहर गई। बोलने वाला डोरियन था। डोरियन कुल ने पीढ़ियों में जो सबसे बड़ी प्रतिभा पैदा की थी। वह नपे तुले कदमों से आगे बढ़ा। तुम मेरी गुरु के भाई हो, उनके सम्मान में एक बार कह देता हूँ, सेलेस्ट से दूर रहो। मैं उससे दूर क्यों रहूं? क्योंकि डोरियन अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक वृद्ध आवाज ने पूरे कक्ष को चीर दिया। यह सेलेस्ट कुल के प्रमुख अल्डरान की आवाज थी। क्या दुर्लभ अवसर है, इतने सारे पुराने मित्र एक साथ और इतने शुभ अवसर पर। आइए मैं और डोरियन कुल के प्रमुख एक और खुशखबरी सुनाई। मेरी बेटी सेलेस्ट और युवा डोरियन अब औपचारिक रूप से सगाई के बंधन में बंध गए हैं और विवाह बहुत जल्द होगा। रेक्स पर जैसे सीधे बिजली गिर पड़ी और डोरियन ने पूरी संतुष्टि के साथ उसकी तरफ देखा। इसीलिए अब से सेलेस्ट मेरी है। समारोह की दावत समाप्त होते ही रेक्स दौड़ता हुआ यारा के पास पहुंचा। यारा, तुमसे कुछ बात करनी है। यारा ने धीरे से आह भरी, लेकिन कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि उसका भाई क्या कहना चाहता है। यारा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे लग रहा है सेलेस्ट उससे शादी नहीं करना चाहती। तभी सिल्वारा वहां आ गई। नॉक्स, तुम अपनी बहन को असंभव स्थिति में डाल रहे हो। दोनों परिवार राजी हो चुके हैं। यारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सिल्वारा ने तीखेपन से काटा, कोई लेकिन नहीं। तुम अब बच्चे नहीं हो, कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती। अपनी बहन की मुश्किलें मत बढ़ाओ। रेक्स ने सिल्वारा को गुस्से भरी नजर से देखा, फिर यारा की तरफ मुड़ा, लेकिन यारा चुप थी। उसकी भौहें कसी हुई थी। सिल्वारा ने जल्दी से जोड़ा, नॉक्स, दुनिया में और भी लोग हैं, इसे तुम्हारी बहन के काम में रुकावट मत बनने दो। रेक्स की मुट्ठियां भिंच गईं। वह पहले से जानता था कि यारा कहां खड़ी है। बिना एक शब्द कहे वह मुड़कर चला गया और उसकी पीठ में कुछ बिल्कुल वीरान था। उस रात आकाश में बिजली कड़की। सेराफिन गहरी साधना में थी जब एक संदेश आया और उसे जहां था वहीं रोक दिया। वह पल भर में कक्ष से उड़ गई। सेलेस्ट कुल के आवास पर पहुंची तो उसने यारा के भाई को खून के एक तालाब में पड़ा पाया। सेराफिन का मन पूरी तरह खाली हो गया। फिर वह होश में आई और दौड़कर उसके पास पहुंची। अपनी साधना शक्ति से उसकी जांच करने लगी। वह अभी भी सांस ले रहा था बमुश्किल, लेकिन उसके शरीर की हर नाड़ी टूट चुकी थी। वह हर व्यवहारिक उद्देश्य के लिए अपंग हो चुका था। उसके इर्द गिर्द की सम्राट
आभा क्रोध में विस्फोट हुई। यह किसने किया? किसने? डोरियन दूरी पर खड़ा था, उसका भाव तनावपूर्ण था। गुरु, यह मैंने किया। डोरियन कुल के प्रमुख ने अपने बेटे की तरफ तेजी से देखा और उसी पल हस्तक्षेप के लिए तैयार हो गया अगर सेराफिन आगे बढ़े। दूसरी तरफ सेराफिन ने देखा कि उसका भाई एक उपचार गोली निगल रहा है और सिनकू से जीवन की डोर थाम रहा है। तभी उसने अपने नए शिष्य डोरियन की तरफ एक ठंडी काटती हुई नजर घुमाई, लेकिन उसी नाजुक पल में सिल्वारा का आत्मा संदेश एक तलवार की तरह आया। सेराफिन, हट जाओ, अगर अभी कुछ किया तो जो कुछ हमने बनाया है सब बिखर जाएगा। सेराफिन की आवाज भड़कती हुई लौटी, तो मेरा भाई बस यूं ही तड़पता रहे और कोई जवाब देह नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे खुद संभालूंगी। तुम्हें शांत रहना होगा। जो लोग महान काम करते हैं वे केवल क्रोध में नहीं चलते। तुम्हारा भाई अभी जीवित है, यह इतना बड़ा नहीं जितना लग रहा है। सेराफिन ने एक बार फिर अपने टूटे हुए भाई को देखा, जबड़ा भिंचा हुआ और खुद को जबरदस्ती। नॉक्स ने खुद को रोका। सिल्वारा ने आखिरकार राहत की सांस ली। मुझे तुम सबसे एक संतोषजनक जवाब चाहिए, यहाँ क्या हुआ? ब्लेज कुल का प्रमुख राहत महसूस करते हुए कि खून खराबा टल गया, आगे बढ़कर झुका। नॉक्स शराब पीकर बिना किसी सूचना के आधमका। उसने सेलेस्ट को ढूंढा और अपनी भावनाएं जाहिर की, यहाँ तक कि उसे साथ भाग चलने के लिए मनाने की कोशिश भी की। डोरियन ने संयोग से यह सब देखा और बीच में आया। नॉक्स नशे में और लापरवाह, पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसने डोरियन को मारने की भी कोशिश की। डोरियन के पास जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। दुर्भाग्यवश वह हद से आगे निकल गया और वह परिणाम सामने है। वह हिस्सा गलत था, वह मानता है, लेकिन सम्मान के मामले में किसी भी युवक के लिए दिमाग साफ रखना मुश्किल होता है। इसके साथ दोनों ने एक त्वरित समझदारी भरी नजर का आदान प्रदान किया। जो बताया गया वह सही है। सिल्वारा ने इतने की जहमत नहीं उठाई कि इसमें से कितना सच है। अभी के लिए यही संस्करण सबसे काम का था। उसने फौरन आत्मा संदेश भेजा। सेराफिन, तुमने सुना? नॉक्स ने पहले गलती की, डोरियन ने हद पार की, लेकिन नॉक्स ने उससे बड़ी हद पार की। हमें बड़ी तस्वीर सोचनी होगी। अभी हमें इन दोनों कुलों की जरूरत है। सेराफिन की मुट्ठियां कसकर भिंची हुई थीं। जिस पति से वह कभी सबसे अधिक प्यार करती थी, उसके बच्चे, उसकी बहन, सब अब उससे नफरत करते हैं। यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी एक टूटा हुआ इंसान बन गया है। क्या इसमें से कुछ भी इसके काबिल था? लेकिन अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं था। एक दिन बाद सेराफिन कस ने आखिरकार अपनी भारी पलकें खोली और अपनी बहन को सेलेस्टियल रेल्म के एक रसायनी से बात करते सुना। क्या मेरे भाई की साधना शक्ति वापस आ सकती है? बूढ़े व्यक्ति ने लंबे समय तक सोचा, फिर जवाब दिया, आपको कहीं और देखना होगा। मेरे पास अभी कुछ नहीं है। युवा महाशय अभी स्थिर हैं, इसलिए मैं चलता हूँ। नॉक्स बिस्तर पर जम गया। हर शब्द एक चोट की तरह लगा। फिर अगले ही पल उसका चेहरा क्रोध से मुड़ गया, क्योंकि कुछ उसके दिमाग में क्लिक हुआ। सेराफिन, यह डोरियन था। उसने मुझे फंसाया। सेलेस्ट को मजबूर किया गया था। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सेराफिन चुप हो गई। कुछ देर तक खुद से जूझने के बाद बोली, नॉक्स, मैंने जो कहानी सुनी वह तुम्हारी से मेल नहीं खाती। नॉक्स ने उसे देखा और अपनी सगी बहन के चेहरे पर संदेह पाया। सेराफिन, तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। नॉक्स, क्या तुम कल रात पी रहे थे? बस इस एक सवाल ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। तभी अल्डरान और लॉर्ड हेक्टर कमरे में आए। अल्डरान चिंता भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। नॉक्स, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लॉर्ड हेक्टर उसके ठीक पीछे आया। शुक्र है कि तुम ठीक हो, वरना हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। फिर वह मुड़ा। उसका भाव कठोर हो गया। तुम नालायक लड़के, यहाँ आओ और अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगो। लेकिन डोरियन ने बस एक धीमा नाटकीय झुकाव किया। नॉक्स, मुझे खेद है, मैंने बिना सोचे काम किया। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर सकते हो। नॉक्स के चेहरे की हर मांसपेशी क्रोध से मुड़ गई, लेकिन वह जानता था कि खुद को थामे रखना है। वह एल्डरान की तरफ मुड़ा। सेलेस्ट कहाँ है? वह कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। लेकिन एल्डरान ने दर्द भरा भाव बनाया। नॉक्स, सेलेस्ट कल रात डर गई थी। वह तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसीलिए वह यहाँ नहीं है। उसने धीरे से आह भरी। तुमने शराब को इतनी जरूरी बात के बीच कैसे आने दिया? लेकिन मैं तुम्हारे लिए चीजें और मुश्किल नहीं करूंगा। चलो मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके साथ पूरा समूह बिना एक और शब्द कहे जाने के लिए मुड़ा। सेराफिन उन्हें विदा करने दौड़ी। जैसे ही वे दरवाजे से निकले, डोरियन ने पीछे मुड़कर नॉक्स को देखा। उसके होंठों के कोने पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी और उसने एक उपहासपूर्ण इशारा किया। नॉक्स का धैर्य आखिरकार टूट गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन डोरियन और भी अधिक उत्साहित हो गया। यही तो उसे पसंद था, लोगों को शून्य में चिल्लाते देखना। वह संतुष्ट मुस्कान लिए चला गया, नॉक्स को बिस्तर पर अकेला पूरी तरह खोखला छोड़कर। थोड़ी देर बाद सेराफिन वापस आई। उसे देखकर उसका दिल टूटा, लेकिन फिर भी वह बोली, नॉक्स, जो मैं अभी बना रही हूँ वह बहुत जरूरी है, बस थोड़ा और सह लो। नॉक्स ने उसे काटा। अगर यारा होती तो वह सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आ जाती, यहाँ खड़े होकर खोखले शब्द नहीं सुनाती। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर नॉक्स ने फिर से कहा, रेन अभी वर्डेंट एकेडमी में है ना, उसे इसमें से कुछ मत बताना, नहीं चाहता कि इसका उस पर असर पड़े। सेराफिन के भीतर भावनाओं का एक उलझा हुआ जाल था। ठीक है, घर पर रहो और आराम करो। वह मुड़कर चली गई। एक दिन बाद नॉक्स बहुत देर तक हिचकिचाता रहा। फिर आखिरकार उसने अपना आत्मा संदेश पत्थर उठाया। दूर डीमन रियल में एक छोटे से आंगन में यारा ने झुंझलाते हुए बुदबुदाया, इतनी सुबह सुबह कौन आत्मा संदेश भेज रहा है? मोची ठीक उसके बगल में खड़ी थी, शैडो विलो एकेडमी के लिए तैयार। यारा मौसी, क्या ये नॉक्स मामा का है तो उन्हें तुम दोनों की याद आ रही होगी। मोची मुस्कुरा दी। हम याद आने से क्या होता है, वह अभी भी मुझे चिढ़ाते हैं। अरे आओ, तुम्हारे मामा इतने बुरे नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा बकवास करते हैं। मोची, उनसे नाराज मत रहो। ठीक है, बस तुम्हारी खातिर आज खुद को मजबूर करके उन्हें मामा बुला लूंगी। यारा ने धीरे से हंसकर आत्मा संदेश पत्थर को लाउड स्पीकर पर रख दिया। क्या है नॉक्स? उसकी आवाज थकी हुई और भारी आई। यारा, तुम्हारी याद आ रही थी। यह क्या भावुकता है? वैसे मोची यही है, क्या
उससे कुछ कहना है। और तभी मोची ने अचानक सीधे पत्थर की तरफ चिल्लाई, नोक्स मामा। दूसरी तरफ नोक्स यह शब्द सुनते ही पूरी तरह टूट गया। सुना तुमने? मोची ने आखिरकार तुम्हें मामा बुलाया। अब से केन के साथ अच्छा व्यवहार करो तो शायद वह तुम्हें पूरी तरह स्वीकार कर ले। बिल्कुल सही। जब तक तुम मेरे पिताजी की बुराई बंद कर दो, मैं खुद को मजबूर करके तुम्हें मामा बुलाती रहूंगी। और तब नोक्स आखिरकार रो पड़ा। यारा ने फौरन भांपा कि कुछ गड़बड़ है। नोक्स, वहां कुछ हुआ है? नोक्स ने अपनी आवाज को मुश्किल से काबू में लिया। कुछ नहीं हुआ, बस इतना भावुक हो गया कि मोची ने मामा बुलाया। लेकिन यारा जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वह और पूछती, नोक्स ने पहले ही काट दिया। यारा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, बाद में बात करते हैं। उसने कनेक्शन तोड़ दिया। वह दर्द से भरा था, लेकिन उसने उसे दफना दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर यारा को पता चला तो वह सब कुछ छोड़कर वापस दौड़ आएगी। और अब जब उसने अपनी साधना शक्ति को दानवीय सार में बदल लिया है, तो सेलेस्टियल रेल में वापस जाना उसके लिए खतरनाक होगा। यारा की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसे यकीन था कि भाई कुछ छुपा रहा है। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने अपना पत्थर उठाया और सेराफिन को आत्मा संदेश भेजा। जैसे ही सेराफिन को मिला, उसके चेहरे पर तनाव की एक लहर कौंधी। फिर यारा की आवाज आई, तेज और गंभीर, सेराफिन, अभी मुझे नॉक्स के बारे में सब कुछ बताओ। सेराफिन ने आह भरी। तो नॉक्स ने तुम्हें बता दिया। जो हुआ वह मुझे बताओ, तुम्हारे मुंह से सुनना है। सेराफिन का जबड़ा कस गया। तुम भी मुझे व्याख्यान देने आई हो, जवाब दो। सेराफिन बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने बताया, यारा को सब कुछ बता दिया। एक पल बाद यारा भड़क उठी, सेराफिन, वह तुम्हारा अपना भाई है, और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें सच पहले से पता था, फिर भी तुमने ताकत के लिए दोनों तरफ खेलना चुना। तुमने मुझे पूरी तरह निराश किया है। ये कहते कहते उसकी नजर मोची पर पड़ी और वह रुक गई। उसने खुद को थप्पड़ मारने का मन किया। एक बच्चे के सामने ऐसे कैसे हो गई? मोची, जाओ अपनी दीदी को ढूंढो। यारा, मौसी को कुछ काम करना है। मोची ने अपनी बड़ी आंखें झपकाई और एक चौंके हुए पक्षी की तरह कमरे से फिसल गई। उसके जाते ही यारा ने सब कुछ उंडेल दिया। सेराफिन, आज के बाद से तुम हमारे परिवार की नहीं हो। मैं नॉक्स को यहाँ लेने जा रही हूँ। तुम्हारी नजर में वह पहले से बेकार है, तुम्हारी बड़ी योजनाओं के लिए पूरी तरह निरुपयोगी। और बहाने बनाना बंद करो। अगर सच में उसकी परवाह है तो उसे आजाद कर दो। अगर तुम उसे भाई नहीं मानना चाहती तो मैं मानती हूँ। यारा ने कनेक्शन तोड़ा और गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद उसने नॉक्स को आत्मा संदेश भेजा, नॉक्स, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो। नॉक्स ने यह सुनते ही तुरंत मना किया, यारा, मैं ठीक हूँ, मत आओ। लेकिन यारा का जवाब एक आदेश की तरह आया, बहस मत करो, अभी तुम्हारा एकमात्र काम है ठीक होना। अपना सामान बांधो और मेरा इंतजार करो। नॉक्स के होंठ कांपे। यारा के बिना शर्त। प्यार ने उसके जमे हुए दिल में फिर से गर्माहट भर दी। आत्मा संदेश समाप्त होते ही यारा कमरे से बाहर निकली, फौरन वापस जाने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, उसने मोची को वहां खड़े पाया, आंखें गीली, मेरे साथ बातें करती हुई। मैंने भौहां उठाई और यारा की तरफ देखा। एक पल बात करते हैं। मैं यारा को अलग पत्थर की मंडप में ले गया। नॉक्स के साथ क्या हुआ? यारा ने पीछे मुड़कर मोची को देखा, जो कोने से झांक रही थी, लाल आंखें लिए, जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। यारा का दिल डूब गया। साफ था कि उसके भावनात्मक विस्फोट ने मोची को डरा दिया था। मेरा उसे डराने का इरादा नहीं था। चिंता मत करो, वह बच्ची जितनी दिखती है उससे कहीं मजबूत है। अभी वह ज्यादा चिंतित है कि कहीं उसने तुमसे कोई गलती तो नहीं कर दी। यारा ने सिर झुका लिया। अपराध बोध और भी भारी हो गया। तो बताओ, सच में क्या हुआ? यारा मुझे इसमें खींचना नहीं चाहती थी, अपने परिवार के झमेले में। केन कुछ नहीं है, बस एक बार वापस जाना है। मेरा धैर्य टूट चुका है। यही तो मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल पसंद नहीं। पहले भी कहा था, तुम मेरे लिए अभी भी परिवार हो, और मोची ने खुद मुझसे कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। तो बताओ। यारा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, पूरी तरह गंभीर, और आखिरकार खुलकर बोली। वह अच्छी तरह जानती थी कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वापस जाना एक तरफा यात्रा हो सकती है। जब वह बात खत्म कर चुकी, मैं पूरी तरह शांत था। अभी के लिए मोची के साथ एकेडमी जाओ और अपनी साधना पर ध्यान लगाओ। रास्ते में मोची से ठीक से बात करना। वह बच्ची अभी भी थोड़ी सहमी हुई है, बाकी सब मुझ पर छोड़ो। यारा ने सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसके जाने के बाद ज़ेफिर मेरे पास आ प्रकट हुआ। तुम इस बारे में कुछ करने वाले नहीं हो। तुम्हें सच में छुपकर सुनने की बहुत बुरी आदत है। ज़ेफिर ने अजीब सी हंसी। गलती से थोड़ा सुन लिया। तो क्या तुम सेलेस्टियल रेल्म वापस जा रहे हो? नॉक्स के साथ जो हुआ वह होना ही था। यह मेरी दखलंदाजी का मामला नहीं है। ज़ेफिर चुप हो गया। वैसे वो चाय की पत्तियां निकालो जो तुमने जमा करके रखी हैं। डीमनवुड चाय के बस 2 अंश बचे हैं। अगर सिर्फ हम दोनों पियेंगे तो क्या यह थोड़ी बर्बादी नहीं होगी? शिकायत बंद करो। जब वक्त मिला तो पूरा 1 पाउंड दिलवा दूंगा। तुमने खुद कहा, अब पलटना नहीं। इसके साथ ज़ेफिर लगभग उछलते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन जब वह चाय की पत्तियां लेकर वापस आया तो मैं पत्थर की मंडप से पहले ही जा चुका था। उसने शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अकेले मंडप में चाय बनाने लगा। एक सांस भी नहीं गई थी कि मैं वापस मंडप में कौंध आया। बहुत जल्दी लौट आए। चाय अभी तैयार नहीं हुई। इधर यारा शैडो विलो एकेडमी में अपने भाई को आत्मा संदेश भेज रही थी। नॉक्स, शायद मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकती, लेकिन केन को अब तुमसे कोई गुस्सा नहीं है। वो कहते हैं पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर खुद चले आना। नॉक्स खिल उठा। शुक्रिया यारा, मैं अभी से ठीक होना शुरू करता हूँ। नॉक्स अच्छी तरह समझ गया कि क्या हुआ होगा। यारा ने उसके लिए बहुत कुछ कहा होगा। आत्मा संदेश समाप्त होते ही उसने गहरी सांस ली और आखिरी फैसला
फैसला कर लिया। सेलेस्टियल रेल्म में अब उसके लिए कुछ बचा नहीं था। वह मुश्किल से पैरों पर खड़ा हुआ, चेहरे पर पानी के छींटे मारने के लिए तैयार। लेकिन तभी ऊपर आकाश में तलवारों के तीखे फिसलने की आवाजें गूंज उठी। एक विशाल कक्ष के भीतर सेराफिन अपनी साधना समाधि से अचानक बाहर आई। अगले ही पल उसके सामने कई आकृतियां प्रकट हुई। ऑल्डेरान और लॉर्ड हेक्टर के घरानों के ग्रैंड एम्परर रेल्म के योद्धा। एक बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी रोके अपनी हत्या की मंशा छोड़ दी। सेराफिन, तुमने हमारे स्वामी और उनके पुत्र के साथ क्या किया? सेराफिन पूरी तरह अवाक थी। तभी सिल्वारा दौड़ती हुई अंदर आई। उसे पहले ही रिपोर्ट मिल चुकी थी। कुछ ही पल पहले लॉर्ड हेक्टर और डोरियन दोनों अचानक अपंग हो गए। सिल्वारा का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे पहले ही सब बताया जा चुका है, कृपया शांत हो। यह स्थिति जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। लेकिन लॉर्ड हेक्टर के घराने के उच्चतम ग्रैंड एम्परर, जिसका नाम हार्कोन था, ने सिल्वारा पर नजर जमा ली। सिल्वारा भी इसमें शामिल हो सकती है। सेराफिन जल्दी से आगे बढ़ी। गुरु, यह क्या हो रहा है? सेराफिन, थोड़ी देर पहले लॉर्ड हेक्टर और उनके पुत्र डोरियन अपने घर में थे जब एक भयावह शक्ति ने अचानक उन्हें जहां थे वहीं जकड़ लिया। एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। पल भर में उनकी हर नाड़ी टूट गई, उनके कोर फट गए और उनकी साधना शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। वे बेहोश होकर गिर पड़े। यह कहते हुए सिल्वारा ध्यान से सेराफिन को देख रही थी। क्या उसकी अपनी शिष्या इतनी भयावह चीज करने में सक्षम हो सकती है? सेराफिन की भौहें कस गईं। गुरु, आप क्या कह रही हैं? डोरियन की बात अलग थी, वह तो समझ में आता, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि लॉर्ड हेक्टर कितने शक्तिशाली हैं। अगर यह मैंने नहीं किया तो फिर किसने? मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई लॉर्ड हेक्टर को इतनी आसानी से अपंग कर सकता है। मुझे खुद उन्हें देखना होगा। थोड़ी देर बाद जब सेराफिन ने डोरियन और लॉर्ड हेक्टर को देखा तो दोनों मुश्किल से जीवन की डोर थामे हुए थे, नोक से भी बुरी हालत में। सेराफिन वहीं जम गई, पूरी तरह असमंजस में। वह कोनग्युन के पूरे महाद्वीप में एक भी ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकती थी जो यह कर सके। समय बीता और शाम होते होते यारा एकेडमी से वापस आई और सीधे मेरे पास आ गई। कैन, पिताजी ने मुझे आज जो कुछ हुआ सब बता दिया। उन लोगों से बदला दिलाने में मदद के लिए शुक्रिया। पास ही जफर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जानकार मुस्कान थी। ओह, यह तो अच्छा है। मैंने पूरी तरह सपाट चेहरा बनाए रखा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। यारा ने मुंह पर हाथ रखकर हंसी। कितने प्यारे हैं, ऊपर से कठोर, अंदर से नरम। हाँ तो वैसे मैंने अपना धन्यवाद दे दिया। मैं वापस अपनी संरचना विधियों का अभ्यास करने जा रही हूँ। यारा के जाने के बाद जेफिर हंसा। तुम कभी नहीं बदलते, अपने आसपास के लोगों के लिए सब कुछ करते हो और फिर मानने से इनकार कर देते हो। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। अपने काम से काम रखो, जाओ मेरी बेटी के लिए रात का खाना बनाओ। जेफर इसका पूरा मजा ले रहा था। वह सच में उस जिंदगी से प्यार करता था जो उन्होंने यहाँ बनाई थी। कुछ गर्म शांत दिनों के बाद मैंने जेफर से कहा, मैं डीमनवुड जा रहा हूँ, साथ चलोगे? जेफर का चेहरा चमक उठा। तुमने सच में अपनी बात रखी। लेकिन फिर उसके चेहरे पर कोई पुरानी अंधेरी याद सी कौंधी और उसने जोड़ा, दरअसल मैं इस बार रहने दूंगा, मैं तुम्हें धीमा ही करूंगा। मैंने मन ही मन मुस्कुराया। मुझे पता था यह बूढ़ा डरपोक है। पल भर में मैं डीमन रियलम के सुदूर पूर्वी छोर पर था और हवा में तैर रहा था। मेरे सामने एक विशालकाय पेड़ धरती से किसी पर्वत की तरह उठा हुआ था। उसकी चोटी सीधे आकाश को छेद रही थी। यह था वह पौराणिक डीमनवुड। यहाँ एक बार मैं भी लगभग अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन तभी डीमनवुड बोल उठा, फिर आए हो ना मेरी पत्तियां चाय के लिए चुराने? उसका स्वर फौरन तीखा हो गया। क्या मौत की लड़ाई चाहते हो? अगर मुझे सही याद है तो डीमन रियल में सबसे शक्तिशाली बनने के बाद भी तुम मेरे साथ बस बराबरी ही कर सके थे। यह डीमन रेल्म के जन्म से ही अस्तित्व में था, सभी दानवीय जीवों का निर्विवाद राजा। इस बार तुम्हें कुछ नहीं समझूंगा। अभी भी लड़ना चाहते हो? इसके साथ मैंने अपनी पूरी साधना शक्ति एक उछाल में छोड़ दी और हवा कांपने लगी। वह कुचलने वाला दबाव पूरे आकाश भेदी पेड़ पर फैल गया और डीमनवुड हिंसक तरीके से थरथराने लगा। डीमनवुड को विश्वास नहीं हो रहा था। यह संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं? अभी भी मौत की लड़ाई चाहते हो? डीमनवुड फौरन पीछे हट गया। कोई लड़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी जो कहा वह तो मजाक था। इतने समय बाद मिले हैं, यही मेरा तरीका है अभिवादन करने का। मैंने ठंडी फुफकार भरी। क्या अभी भी लोगों को उन परीक्षणों में फंसाकर उनकी जान पर खेलते हो? जब मैंने अपना सिंहासन नहीं जीता था तब जेफर और मैं इसी जगह अपनी जानें छोड़ने के कगार पर थे। डीमनवुड का हर हिस्सा अनमोल था, खासकर उसकी पत्तियां। चाय बनाने पर साधना पर उनका अद्भुत प्रभाव पड़ता था। इसी वजह से डीमन रियलम के अनगिनत योद्धा यहाँ पत्तियां चुराने आते थे। डीमनवुड को हर बार चकमा देने की कोशिश करते और दोनों तरफ से नुकसान होता। आखिरकार डीमनवुड ने एक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। अंतहीन लड़ाई बंद। इसके बजाय वह परीक्षण आयोजित करेगा। परीक्षण पास करो, पत्तियां लो। हर तरफ से लोग आजमाने आने लगे। मैं भी उनमें से एक था और मेरी किस्मत सबसे बुरी निकली। मैं डीमनवुड की छुपी हुई चाल में जा फंसा। यह प्राचीन जीव कभी कभी खेल में हेरफेर करता था, जानबूझकर लोगों को ऐसे परीक्षणों में फंसाता जिनसे निकलना नामुमकिन होता। उन्हें वहीं कैद रखता जब तक वे मर न जाएं। फिर उनके शरीर और साधना शक्ति को निगलकर खुद ताकतवर होता जाता। जेफर और मैं बदकिस्मती से ठीक ऐसे ही जाल में पड़ गए थे। अगर एक उच्चतम ग्रैंड एम्परर ने जाल में एक छोटी सी खामी नहीं ढूंढी होती और अपनी साधना शक्ति की आखिरी बूंद जलाकर हमें आजाद नहीं कराया होता तो मैं वहीं मर जाता। वह व्यक्ति सेना के पिता थे। यह सुनते ही डीमनवुड साफ सिहर गया। बिल्कुल नहीं, उस वक्त जो वादा हुआ था मैं उसे कभी नहीं भूला। अच्छा, क्योंकि अगर मुझे कभी पता चला कि तुमने यह चाल फिर से चली तो तुम जानते हो क्या होगा। आज मेरे यहाँ आने के दो कारण हैं। पहला, मैंने जेफर को चाय की पत्तियों का वादा किया था। दूसरा, सेना का जो बकाया है वह लेने आया हूँ। मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं था कि डीमनवुड ने सच में अपने तरीके बदले हैं। इसलिए सीधे पेड़ की चोटी पर उड़ने की बजाय मैं अंदर गया। जब मैं उस विशाल प्रकाश गुंबद
गुंबद से गुजरा तो ऊपर 10 विशाल लाल गोले लटके हुए थे। हर एक के भीतर डीमन रेल्म के लोग वह सहन कर रहे थे जिसे डीमन वुड अपने परीक्षण कहता था। मैंने सभी 10 गोलों को जांचा और फौरन एक को बाकियों से अलग पाया, लेकिन तभी डीमन वुड का स्वरूप सीधे मेरे सामने प्रकट हुआ। रुको, ठहरो, क्या मुझसे लड़ाई किए बिना ऊपर जाना सुरक्षित नहीं लगता? डीमन वुड ने एक ऐसी मुस्कान बनाई जो रोने से भी बदतर लग रही थी। ऐसी बात नहीं, तुम सीधे ऊपर उड़ सकते हो, परीक्षण की कोई जरूरत नहीं। फिर भी मैं अंदर जाने पर अड़ा रहा। मैं वह महसूस करना चाहता था जो उस वक्त हुआ था। डीमन वुड अच्छी तरह जानता था कि मेरे अंदर जाने पर क्या होगा, लेकिन वह फिर भी रास्ते से हट गया क्योंकि वह जानता था वह जानता था कि मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही मैं लाल गोले में घुसा, डीमन वुड दहशत से सिकुड़ गया। उसे जल्दी से कोई हल निकालना था। जैसे ही मैं उस अवरोध के पार हुआ, किसी की सुस्त धुंधली आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी कौंधी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं बस एक साधारण आभा वाला युवक हूँ, उसकी उम्मीद उतनी ही तेजी से बुझ गई। बढ़िया, एक और मौत के जाल में चला आया। पास बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे बेबसी से देख रहा था। मैंने धीरे से चारों तरफ नजर डाली और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। यह दृश्य मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तुम सब यहाँ कितने समय से फंसे हो? एक सुंदर महिला आगे बढ़ी। जो सबसे लंबे समय से यहाँ है वह 100 साल से अधिक से फंसी है। मेरी हालत उतनी बुरी नहीं, मुझे 30 साल हुए हैं। तुम्हारा नाम? फर्न चूहे। यह नाम सुनते ही कुछ मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। एक रसायनी का वस्त्र और फर्न चूहे का नाम, यह वही होनी चाहिए। तो रसायनी ऑल्ड्रिक तुम्हारे क्या लगते हैं? ऑल्ड्रिक पूरे डीमन रेल्म का सबसे शक्तिशाली रसायनी था। फर्न चौंक गई। वह मेरे गुरु हैं। बढ़िया, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने वाला हूँ। बदले में उन्हें मेरा एक संदेश पहुंचा देना। फर्न बिल्कुल स्थिर हो गई। क्या मैंने सही सुना? तुमने कहा तुम मुझे निकालोगे? मैंने पूरी तरह सपाट चेहरा बनाए रखा। बिल्कुल सही, मैं तुम सबको यहाँ से निकालने आया हूँ। जैसे ही मैंने यह कहा, उस जगह में मौजूद हर साधक ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। बहुत बढ़िया, यह तो अंदर आते ही पागल हो गया, क्योंकि जहां तक वे जानते थे डीमन वुड की शक्ति बस भयावह थी। यहां तक कि इटर्नल नाइट डीमन एम्परर भी शायद उन्हें नहीं बचा सका। लेकिन फर्न ने उम्मीद की एक छोटी सी धागा थामे रखा। तो तुम हमें निकालने का इरादा कैसे रखते हो? सीधी बात, मैं डीमन वुड को तुम्हें छोड़ने पर मजबूर करूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, वहां मौत जैसी चुप्पी छा गई। अब सबको पूरा यकीन हो गया था, यह आदमी पूरी तरह पागल है। लेकिन फिर मैंने शांति से सिर ऊपर झुकाया और बोला, क्या तुम बाहर आकर खुद नहीं समझाओगे? शब्द मुंह से पूरे निकले भी नहीं थे कि डीमन वुड सबके सामने प्रकट हो गया। चेहरे पर अंधेरा। समझाने को क्या है? जवाब तो तुम्हें पहले से पता है। डीमन वुड के अचानक प्रकट होने से वहां मौजूद हर व्यक्ति का सिर उसकी तरफ घूम गया। देखो, यह तो डीमन वुड खुद है। ठहरो, इसने एक ही वाक्य में डीमन वुड का स्वरूप बुला लिया। क्या यह सच में हमें यहाँ से निकाल सकता है? मैंने डीमन वुड को बात खत्म करने दी, फिर अपने होंठ का एक कोना मोड़ा। तुमने खुद ही हमारा पुराना वादा तोड़ा। क्या तुम मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देना चाहते? कितनी पत्तियां चाहिए ऊपर से? जितनी कहो। क्या तुम्हें लगता है यह पत्तियों का मामला है? डीमन वुड ने एक आखिरी कोशिश की। तो आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? विकल्प 1, मैं तुम्हें नष्ट कर दूं। विकल्प 2, मैं तुम्हें। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। तो तुम स्वेच्छा से मुझे तुम्हें एक खजाने में परिष्कृत करने दे रहे हो? डीमन वुड पूरी तरह बौखला गया। क्या? मैं डीमन रियलम के जन्म से ही अस्तित्व में हूँ, और उसके अलावा तुम ये सब इन सब लोगों के सामने कह रहे हो? यह तो अपमानजनक है। यह मुझे मारने से अलग कैसे है? तो लगता है तुम मृत्यु चुन रहे हो। ठीक है, वह भी दे सकता हूँ। डीमन वुड ऐसे दिख रहा था जैसे रोने वाला हो। रुको, मैं मरना भी नहीं चाहता। मैंने उसे उसके कांपते रोने वाले भाव के साथ देखा और मन ही मन फुफकारा, बस मगरमच्छ के आंसू हैं। डीमन वुड ने अपना पूरा घमंड छोड़ दिया था। क्या कोई तीसरा विकल्प नहीं है? मैं विनती कर रहा हूँ, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। एक सांस में फैसला करो। उस एक सांस का इस्तेमाल आखिरी शब्द कहने के लिए भी कर सकते हो। डीमन वुड पूरी तरह निराशा में डूब गया। एक सांस बाद मेरी आवाज मौत की सजा की तरह गिरी। वक्त खत्म। डीमन वुड ने आंखें मूंद ली। ठीक है, मैं परिष्करण स्वीकार करता हूँ। समझदारी की बात। अपना मूल हृदय दिखाओ। जैसे ही शब्द पड़े, डीमन वुड के सामने एक गहरे लाल रंग का प्रकाश गोला प्रकट हुआ। मेरी आंखें सिकुड़ी और अगले ही पल मेरे पीछे इटर्नल नाइट एम्परर की अंगूठी प्रकट हुई। अनंत दानवीय सार डीमन वुड के मूल हृदय में उमड़ने लगा। डीमन वुड यातना में चीख उठा और उसी पल बाहर का विशालकाय पेड़ हिंसक रूप से कांपने लगा। 3 सांसों बाद धरती में बस एक विशाल गड्ढा रह गया। मैं और हर वह योद्धा जो डीमन वुड के भीतर फंसा था, सब ऊंचे आकाश में प्रकट हो गए। उन सबकी नजरें एक साथ मुझ पर पड़ी। मेरे हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ जीव तैर रहा था, मुलायम रोशनी से स्पंदित। मैंने खुद से बुदबुदाया, इतना छोटा, सच में थोड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने डीमन वुड को जेब में रखा और फर्न की तरफ मुड़ा। क्या तुम अभी अपने गुरु से संपर्क कर सकती हो? फर्न अभी भी सदमे से उबर रही थी। कोशिश कर सकती हूँ। फिर उसका भाव झुंझलाहट में बदल गया। वह बूढ़ा न जाने कितने सालों से बाहर घूम रहा है। मुझे सच में आश्चर्य होता था कि डीमन वुड में मरूंगी या उसे पता भी चलेगा। मैंने अजीब सी हंसी हंसी। खैर, अगर संपर्क हो जाए तो उसे कहना शैडोवेल सिटी के ऊपर मुझसे मिले। फर्न अपनी आंखों में शुद्ध विस्मय लिए मुझे देखती है। स्वाभाविक ही है। वह एक पल हिचकिचाती है, फिर पूछती है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ श्रीमान? इस वक्त वह पूरी तरह एक दीवानी प्रशंसिका बन चुकी है, पर मैं उसे सीधा जवाब नहीं देता। जब तुम अपने गुरु के पास पहुंचो तो उन्हें बताना कि जिसने कभी उनकी दाढ़ी का एक एक बाल साफ कर दिया
दिया था वह उनसे मिलने आया है। कौन हूं मैं, ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पर ठीक उसी पल एक के बाद एक तीखी आवाजें हवा को चीरती हैं और जब सब उस जगह की ओर देखते हैं जहां कभी दानवी वन खड़ा था और वहां बस खाली आसमान नजर आता है, तो भीड़ में विस्मय की एक लहर दौड़ जाती है। यह सब आखिर हुआ क्या? तभी आकाश में ऊपर एक विशाल काला रिक्त स्थान फट पड़ता है और उसमें से एक पुरुष बाहर निकलता है। उसके पूरे शरीर से घुटन भरी राक्षसी ऊर्जा फूटती है और उसका असली चेहरा किसी की नजर से ओझल है। उसके पीछे एक सम्राट अंगूठी तैरती रहती है। वहां खड़ा हर व्यक्ति झुककर प्रणाम करता है। हम एकाकी दानव सम्राट का अभिवादन करते हैं, पर रिवेन सबको अनदेखा करता है और चुपचाप हवा में बची ऊर्जा के निशानों को पढ़ता है। उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान उभर आती है। जैसी उम्मीद थी गुरु से, दानवी वन भी परिष्कार से नहीं बच सका। शैडोवेल नगर के शांत पिछले बगीचे में मुझे समतल जमीन का एक टुकड़ा मिलता है। मैं हाथ उठाता हूँ और एक सहज झटके से दानवी वन को एक साधारण आकार के पेड़ में बदल देता हूँ जो धरती में जड़ें जमा लेता है। जैसे ही मैं उसे मजबूती से स्थिर होते देखता हूँ, मुझे कुछ अप्रत्याशित महसूस होता है। दानवी वन में एक विशेष निष्क्रिय प्रभाव है। जो कोई भी इसके 3 झांग की दूरी के भीतर साधना करता है, उसकी बोध शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। मैं मुस्कुराता हूँ। आने वाले वर्षों में मेरी बेटी की साधना के लिए यह बड़े काम आएगा। पर तभी जेफर सीधे मेरे सामने प्रकट होता है। वह उस पेड़ को अविश्वास भरी नजरों से देखता है जिसने उसे वर्षों से परेशान कर रखा था। फिर मेरी ओर मुड़ता है और उसके चेहरे पर खालिस प्रसन्नता की चमक है। मुझे लगा था तुम बस कुछ पत्तियां लेकर लौटोगे और यहाँ तुम पूरा दानवी वन ही उठा लाए। जेफर इस पल को पूरी तरह जी रहा है। न्याय मिलने का गहरा संतोष उसके चेहरे पर साफ दिखता है। मैं अपनी आवाज शांत रखता हूँ। अब यह हमारी कीमती चाय की पत्तियां नहीं चुराएगा। जेफर मुस्कुराता है। अब कोई चोरी नहीं। आज से जो भी चाहिए तुम्हें, मेरा जो भी है वह तुम्हारा है। तभी जेफर की गरजती आवाज होल्ट और क्रैग को खींच लाती है। जेफर, क्या बात है? मैंने तुम्हें इतना उत्साहित पहले कभी नहीं देखा। जेफर के चेहरे पर तुरंत वही षड्यंत्री मुस्कान आ जाती है। क्रैग, तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने अभी दानवी वन से एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, उसे परिष्कृत किया और अब वह यहाँ आंगन में लगा दिया है। क्रैग बिना एक पल रुके बोलता है, ये सब तुमने किया? मैं दानवी वन के सामने जेफर को सुधारने की जहमत नहीं उठाता। इसके बजाय मैं कहता हूँ, जब भी चाय पीनी हो यहाँ आकर खुद पत्तियां तोड़ो और खुद बनाओ। क्रैग यह सुनकर धीरे से अंगूठा ऊपर करता है, जो उसकी तरफ से किसी को मिलने वाली सबसे बड़ी तारीफन है। फिर मैं एक भंडारण अंगूठी निकालता हूँ और क्रैग की ओर उछाल देता हूँ। वैसे दानवी वन के नीचे मुझे कुछ मिला था, देखो तो, क्या तुम इस सामग्री को पहचानते हो? क्रैग तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसे परखता है। एक पल बाद उसकी आंखें फैल जाती हैं। वाह, यह तो कांग्यून की दूसरी सबसे शक्तिशाली धातु है, केवल दिव्य स्वर्ण के बाद। मैं अभी इसका अध्ययन करता हूँ। मेरी भी यही इच्छा है। चूंकि यह सामग्री इतनी दुर्लभ है, इसे मैं तुम दोनों के लिए छोड़ता हूँ। देखते हैं तुम इससे क्या गढ़ पाते हो। दोनों ये सुनते हैं और मानो उनकी आंखों के आगे तारे नाच उठते हैं। हर कारीगर के सपनों की सामग्री सीधे उनके हाथों में। 2 मिनट बाद जैसे ही हम बाकी लोग पत्थर के मंडप में बैठकर चाय बनाने लगते हैं, रिवेन अचानक मेरे ठीक सामने प्रकट होता है। गुरु, आपने अभी जो किया उससे बहुत लोग समझ जाएंगे कि आप एकांत साधना से बाहर आ गए हैं। वह सही कह रहा है। अब इसे आधिकारिक करने का वक्त आ गया है। यह करो, यह बात फैला दो कि मैं इन वर्षों में बंद द्वार साधना में था और अब एक बड़ी सफलता के साथ बाहर निकला हूँ। रिवेन तुरंत सहमति में झुकता है, पर तभी मेरे होंठों पर एक शरारती मुस्कान खिंचाती है। वैसे मुझे याद है तुमने कुछ समय पहले एक बात कही थी, किसी पर तुम्हारा दिल आया है, अपने गुरु की बात मानो। जाओ, एक पाव दानवी वन की चाय की पत्तियां तोड़ो और अभी उसे भेज दो। मैं गारंटी देता हूँ वह समझ जाएगी तुम्हारा मतलब। रिवेन का चेहरा लाल हो जाता है। गुरु, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। रिवेन को इस तरह शर्माते देख मैं बस मुस्कुराता हूँ। संकोच मत करो, अपने गुरु को सब बताओ। भले ही मेरा अपना विवाह असफल रहा, पर इससे मुझे अपने शिष्य के लिए रिश्ता जोड़ने से कौन रोक सकता है। रिवेन आखिरकार धीरे से बुदबुदाता है, बस मुझे नहीं लगता उसे मुझ में कोई रुचि है। मैं रिवेन के कंधे पर हाथ रखता हूँ। थोड़ा आत्मविश्वास रखो। इस वक्त पूरे दानव लोक में तुमसे ताकतवर केवल तुम्हारा गुरु है और उसके ऊपर से तुम इतने सुंदर भी हो। तो अगर तुम्हें उससे प्रेम है तो मैं कहता हूँ वह भी जरूर तुम्हें चाहती होगी। रिवेन हिचकिचाता है, फिर धीरे से कहता है, वह फ्रॉस्ट फिनिक्स संप्रदाय की पवित्र कन्या है। यह नाम सुनते ही मेरी भौहें खिंच जाती हैं। फ्रॉस्ट फिनिक्स संप्रदाय दानव लोक की शीर्ष 3 शक्तियों में से एक है और उनकी पवित्र कन्या संप्रदाय के पूरे इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली साधिका है, जो 20 से 30 हजार वर्ष पहले ही महासम्राट की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। यानी वह रिवेन से कोई 10 से 20 हजार वर्ष बड़ी है। तो रिवेन का दिल उस पर आ गया है। पास ही खड़ा जेफर, जो यह सब होते देख रहा था, खुद को रोक नहीं पाता। फ्रॉस्ट फिनिक्स की पवित्र कन्या दरअसल तुम्हारे लिए सही जोड़ी है लड़के। रिवेन का सिर और झुक जाता है, चेहरा और भी लाल हो जाता है। इस पल वह बिल्कुल भी किसी दानव सम्राट जैसा नहीं दिखता। यह देखकर मैं धीरे से हंसते हुए सिर हिलाता हूँ। रिवेन उसके बारे में गंभीर है, यह साफेद है, पर एक पेच है। वर्षों पहले मैंने फ्रॉस्ट फिनिक्स संप्रदाय के एक महासम्राट को मार डाला था। मुझे नहीं पता कि उसका असर रिवेन पर पड़ेगा या नहीं, इसलिए मैं सावधानी से पूछता हूँ, आजकल फ्रॉस्ट फिनिक्स संप्रदाय से तुम्हारे क्या संबंध है? अच्छे हैं। दानव महल और फ्रॉस्ट फिनिक्स संप्रदाय के बीच एक व्यापारिक समझौता है और उसी समझौते के चलते पहली बार उससे मेरा संपर्क हुआ। बस यही काफी है। पुरानी घटना ने कोई नुकसान
नहीं पहुंचाया। तो फिर अपने गुरु की बात सुनो, एक पाव पत्तियां तोड़ो, अगली बार जब उससे मिलो सीधे उसके हाथ में दे देना, वह समझ जाएगी इसका मतलब। दानव लोक में हर कोई जानता है कि एक पाव दानवी वन की पत्तियों की कीमत क्या होती है। जफर बगल से कूद पड़ता है। बिल्कुल सही, किसी औरत का दिल जीतना कोई जटिल काम नहीं है। आंटी फ्रोस्ट से सीख लो, लगे रहो, डटे रहो, सब ठीक हो जाएगा। रिवेन इस पूरे वक्त बचने का कोई रास्ता ढूंढता रहा, पर इन पुराने अनुभवी लोगों से पीछा नहीं छूटा। जीवन भर कुंवारे रहे लोगों की टोली उसे अपनी कठिनाई से अर्जित सलाहों से दबाई जा रही है कि किसी स्त्री का दिल कैसे जीते। यह सिलसिला शाम तक चलता रहा, जब मोची अपने हाथों में एक छोटा डब्बा लिए पत्थर के मंडप की ओर उछलती कूदती आती है। पापा, मोची आ गई। रिवेन आखिरकार चैन की सांस लेता है, उसका उद्धार करता आ गया। पर जब मैं देखता हूँ मेरी सबसे छोटी बेटी क्या लाई है, तो मेरे चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो जाते हैं। ये तो पॉपकॉर्न है, इस दुनिया में ऐसी चीज कैसे आई? मोची, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या आंटी फ्रॉस्ट ने दिया? मोची मुंह फुलाती है। आंटी फ्रॉस्ट ने नहीं, ये अकादमी के एक मोटे बच्चे ने दिया, उसके घर वालों ने बनाया था। मैं पलकें झपकाता हूँ। मोटा बच्चा? अकादमी में कोई नया दोस्त बनाया तुमने? कुछ ऐसा ही। मैंने उसे पीटा और फिर वह जिद पर अड़ गया कि मुझे अपनी बड़ी बहन कहेगा। मैंने उसे नजरअंदाज किया, पर फिर उसे पता चला कि मुझे खाने का बहुत शौक है, तो उसने अपने घर वालों से यह चीज बनवाई जिसे वह कुरकुरे पफ्स कहता है, और तभी मैंने उसे स्वीकार किया। जफर ठहाका लगाता है। मोची, तुमने तो अपना एक छोटा सा दल बना लिया है, पर यह मोटा बच्चा लगता है कुछ अक्ल रखता है। मैं हालांकि भौहें चढ़ा लेता हूँ। किसी दिन उस मोटे बच्चे को घर खाने पर ले आना, मुझे खुद देखना है कि वह बच्चा असल में किस मिट्टी का बना है। बस कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बेटी कैलिक्स को घर लाई थी। मैंने उसकी जांच की और पुष्टि की कि वह कोई मुसीबत नहीं है, और अब मेरी छोटी बेटी पहले से ही किसी अनजान बच्चे के जाल में फंस गई है, और यह तो किसी दूसरी दुनिया से आया आत्मा यात्री भी हो सकता है, कोई जिसने मेरी बेटी की विशेषता को भांप लिया हो। यह सोचकर ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। नहीं, यह नहीं होगा। जब समय आएगा मैं उस बच्चे की आत्मा जरूर पढ़ूंगा। पर मोची नाक सिकोड़ती है। मैं उसे खाने पर नहीं लाना चाहती। वह मोटा है और इस उम्र में भी नाक बहती रहती है उसकी। उसे अपना साथी रखना भी मुझे शर्मिंदा करे। तो फिर तुमने उसे स्वीकार क्यों किया? मोची वह छोटा डब्बा ऊपर उठाती है। कुरकुरे पफ्स ने काम किया। सब एकदम चुप हो जाते हैं। ठीक उसी पल लीरा और सेना पिछले बगीचे से चलती हुई आती हैं। सेना की आंखें लाल हैं। उसने अभी पिछले बगीचे में दानवी वन देखा है। वह उस उपस्थिति को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि दानवी वन ने ही उसके पिता की साधना शक्ति को नष्ट किया था, और उन पुराने घावों ने अंततः उनकी जान ले ली थी। वर्षों से उसने सपना देखा था कि एक दिन खुद अपने हाथों से दानवी वन को नष्ट करेगी। अब यह देखकर कि उसके पिता के हत्यारे के साथ आखिरकार न्याय हुआ, वह अपने सीने पर दबी उस भावना को रोक नहीं पाती। मेरे पिता का बदला लेने के लिए आपका धन्यवाद। जफर एक बार मेरी ओर देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। सेना, इन्हें पिताजी बुला लो। वह बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मैं जेफर की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता हूँ। यह बूढ़ा मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। सेना बिल्कुल जड़ होकर खड़ी रह जाती है, समझ नहीं आता क्या करे। क्या मैं तुम्हारा पिता कहलाने के योग्य नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल योग्य हैं। मैं ही आपके योग्य नहीं हूँ, तो फिर किसका इंतजार है? सेना बेहद कहना चाहती है, पर खुद को एक सवाल पूछने से रोक नहीं पाती। श्रीमान, आप मुझे अपनी बेटी क्यों स्वीकार करना चाहेंगे? मैं एक हल्की सांस छोड़ता हूँ। इसका जवाब तुम्हारे पिता से जुड़ा है। एक बार उनसे मेरा रास्ता मिला था और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैं कभी नहीं भूला। इसीलिए मैं जब पहली बार हम मिले तो मैं चाहता था कि तुम मेरी बेटी के करीब आओ। यह सुनते ही सेना को अचानक अपने पिता की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि उनके जीवन का सबसे गर्व का क्षण वह था जब अपनी साधना शक्ति के अंतिम दिनों में उन्होंने एक उभरते हुए सितारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, जो एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। और अब यहाँ खड़े होकर वह मुझमें एक जानी पहचानी छवि की झलक पाती है। अगले दिन जब रिवेन यह खबर फैलाता है कि शाश्वत रात्रि डेनमोन की दानव सम्राट एकांत साधना से बाहर आ गए हैं, तो यह पूरी दुनिया में हलचल मचा देता है। उसी समय दिव्य लोक के एक भव्य सभागार में सिल्वारा दौड़ती हुई सेराफीन के पास पहुंचती है। सेराफीन, कुछ गंभीर हो गया है। शाश्वत रात्रि दानव सम्राट प्रकट हो गए हैं, और वह पहले से भी कहीं अधिक भयावह हो गए हैं। यह नाम सुनते ही सेराफीन की सांस रुक जाती है। बचपन से ही उनके प्रति उसके मन में केवल प्रशंसा थी, पर जब से उसे पता चला कि वह निर्मल सम्राट सिंहासन की वाहक है, तब से उसे यकीन था कि वह एक दिन उन्हें पीछे छोड़ देगी। सेराफीन जबरदस्ती शांत स्वर में पूछती है। वह 1500 वर्षों से गायब थे। वास्तव में कितने शक्तिशाली हो गए हैं वह? दानव लोक से खबर है कि उन्होंने दानवी वन को परिष्कृत कर लिया। सेराफीन का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या यह कैसे संभव है? बंद द्वार साधना से इतनी बड़ी छलांग तो नहीं लगाई जा सकती। सिल्वारा की आवाज में गंभीरता है। मैं भी उतनी ही हैरान थी, पर दानव लोक में मेरे कई सूत्रों से जांच करने के बाद यह पुष्टि हो गई है। यह खबर स्वयं एकाकी दानव सम्राट ने फैलाई है। सेराफीन सब पर संदेह करने लगती है। क्या वह सच में शाश्वत रात्रि के दानव सम्राट को पार कर सकती है? रुको गुरु, क्या आपने हमेशा नहीं कहा कि वह चाहे जितने शक्तिशाली हो जाएं, दानवी वन को परिष्कृत करना उनकी पहुंच से बिल्कुल परे है? सिल्वारा की भौहें सिकुड़ जाती हैं। मैं भी इसकी कोई व्याख्या नहीं कर पा रही। इस स्तर की शक्ति इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। जरूर उन्हें कुछ असाधारण मिला होगा, मतलब उन्हें भी इस दुनिया से परे कोई अवसर मिला। और तभी सेराफीन के मन में कुछ कौंधता है। रुको, क्या डोरियन और लॉर्ड हेक्टर के साथ जो हुआ उसके पीछे वही हो सकते हैं? इस वक्त शायद केवल उन्हीं के पास इतनी शक्ति है। यह असंभव लगता है। डोरियन और लॉर्ड हेक्टर ने उनसे कभी कोई दुश्मनी नहीं की थी। सेराफीन बीच में बोल पड़ती है। शाश्वत
शाश्वत रात्रि दानव सम्राट 1500 वर्षों से गायब थे। मैं 1000 वर्षों तक विवाहित रही। क्या वह और वह एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर वह शाश्वत रात्रि दानव सम्राट होते तो जिस दिन तुमने उन्हें छोड़ा उस दिन मैं गिनती नहीं कर सकती कि कितनी बार मारी जाती। और उसके स्वभाव के बारे में सोचो, इतना निष्क्रिय, इतना अविश्वसनीय रूप से रीढ़ विहीन। सेराफीन तीखे व्यंग्य के साथ कहती है, 1000 वर्षों में उस इंसान ने कभी किसी बात पर एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। तुम मुझे बता रही हो कि वही शाश्वत रात्रि दानव सम्राट है, और अगर वह होता भी तो केवल नॉक्स के लिए ऐसा कुछ कभी नहीं करता। यह कोई मतलब नहीं बनता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सेराफीन जोर से सोचती रहती है। तो फिर यह सोचो, क्या यह संभव है कि वह और शाश्वत रात्रि दानव सम्राट दोस्त हो? सिलवारा वहीं ठिठक जाती है, क्योंकि यह सच भी हो सकता है, पर वह इसे मानने से इनकार करती है। यह हो ही नहीं सकता। शाश्वत रात्रि दानव सम्राट उस जैसे किसी के साथ दोस्ती, पर जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ उतना ही यह संभव लगता है। गुरु, ध्यान से सोचिए, 11 के स्तर की साधना शक्ति वाले किसी व्यक्ति की शक्ति को राक्षसी ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता था? इसकी केवल एक ही व्याख्या है। उसने शाश्वत रात्रि दानव सम्राट को बुलाया, जो स्पष्ट रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। सिलवारा इस निष्कर्ष से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखना चाहती। वह निकम्मा इंसान भला शाश्वत रात्रि दानव सम्राट का दोस्त कैसे हो सकता है? पर फिर वह दोबारा सोचती है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। सेराफीन, शाश्वत रात्रि दानव सम्राट केवल उसका दोस्त है, वह खुद शाश्वत रात्रि दानव सम्राट नहीं है। और तुम भी एक दिन उतनी ही शक्तिशाली बनोगी। केवल वही नहीं है जो इस दुनिया से परे का अवसर पा सकता है। अपना विश्वास कभी डगमगाने मत देना। तुम्हारी अपनी शक्ति ही एकमात्र शक्ति है जो सच में मायने रखती है। सेराफीन दृढ़ता से सिर हिलाती है। आप सही कह रही हैं गुरु, पर जब समय आएगा तो क्या मैं सच में उस दुनिया से परे के संसाधनों से और शक्तिशाली बन पाऊंगी? बस अपने गुरु पर भरोसा रखो। गुरु, हमारी योजना आगे बढ़ रही है। एक दिन शाश्वत रात्रि दानव सम्राट भी तुम्हारे सामने बेबस हो जाएगा, पर जैसी अभी स्थिति है हमें सावधान रहना होगा। वह इंसान शाश्वत रात्रि दानव सम्राट का दोस्त है। पूरी संभावना है कि वह उस संबंध का उपयोग हमें बर्बाद करने के लिए करे। पर सेराफीन बिना हिचकिचाए सिर हिलाती है। नहीं, मैं उसे जानती हूँ, वह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। कुछ दिन बाद एक सुबह मोची अपनी सबसे मासूम गिड़गिड़ाती आंखें लेकर मेरे पास आती है। मोची आज अकादमी नहीं जाना चाहती। क्या आप मुझे आंटी फ्रॉस्ट से मिलवाने ले चलेंगे? कई दिन हो गए हैं मिले हुए और मुझे उनकी याद आ रही है। तभी मुझे एहसास होता है कि फ्रॉस्ट सच में काफी समय से चुप है। मैं अपनी बेटा देखता हूँ और ना नहीं कह पाता। तो मैं मोची को दानव हृदय नगर ले जाता हूँ, जो दानव लोक का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ फ्रॉस्ट के परिवार द्वारा स्थापित ट्विन रिंग व्यापार घराना है। मैं देखता हूँ कि मोची एक जेड आभूषण में बात करने लगती है। मैं यह समझ भी नहीं पाता कि वह क्या कर रही है कि फ्रॉस्ट सीधे मेरे सामने प्रकट हो जाती है। मोची फौरन फ्रॉस्ट की बाहों में कूद पड़ती है और खुशी से सिमट कर बैठ जाती है। फ्रॉस्ट के भीतर गहरी ऊष्मा फैल जाती है। मोची को स्थिर करने के बाद फ्रॉस्ट शर्माती हुई मुस्कान के साथ पूछती है, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? पर मोची पहले ही मुस्कुरा देती है, क्योंकि पापा को आंटी फ्रॉस्ट की याद आ रही थी, इसलिए हम आपको ढूंढने आए। मैं पलकें झपकाता हूँ, फिर अपनी छोटी बेटी को तिरछी नजरों से देखता हूँ। यह बच्ची मेरी छोटी सी धूप है। मोची उस इंसान जैसा भाव बनाए हुए है जिसने कोई बहुत नेक काम किया हो। फ्रॉस्ट के भीतर एक शांत खुशी खिल उठती है। वह जानती है कि सच्चाई शायद कुछ और है, पर मोची की स्वीकृति पाना उसके लिए सब कुछ है। यह उसे बताता है कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। फ्रॉस्ट को इतना खुश देखकर मैं उसे सुधारने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलता। क्या तुमने अपनी स्थिति सुलझा ली? फ्रॉस्ट धीरे से एक सांस छोड़ती है। अभी नहीं। हिसाब किताब के आधार पर लगता है कि हमारे व्यापार घराने के किसी बुजुर्ग ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। अगर नहीं ढूंढा तो और बड़ी मुसीबतें आएंगी। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इस बार फ्रॉस्ट मना नहीं करती। तुम कैसे मदद करोगे? दूसरा तरीका। पर ये सब मेरे अपने परिजन हैं। आत्मा की खोज से इंसान को गहरी क्षति पहुंचती है। यह केवल अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल होना चाहिए, पर इसकी धमकी से उन्हें डराना शायद यही अभी सबसे तेज रास्ता हो। ठीक है, वैसे तुम्हारी माँ से मिलने चलते हैं। बहुत समय हो गया है। बिल्कुल। क्या यह माँ बाप से मिलना गिना जाएगा? मैं फ्रॉस्ट के माथे पर हल्की चपत लगाता हूँ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं बस उनका ऋणी हूँ और आभार व्यक्त करने आया हूँ। पर फ्रॉस्ट मन ही मन बेहद प्रसन्न है। यह पहली बार है जब उसने खुद मुझे छुआ है। वह संपर्क को लेकर इतनी सतर्क रहती है कि वह तय कर लेती है कि अगले कुछ दिनों तक बाल नहीं धोएगी। फिर मैं एक उपहार का डब्बा निकालता हूँ और उसे देता हूँ। फ्रॉस्ट उसे संभाल कर रख लेती है। शुक्रिया, मुझे यह उपहार बहुत पसंद है। वह तय करती है कि चाय की इन पत्तियों को सुरक्षित रखेगी। यह देखकर मैं जल्दी से जोड़ता हूँ, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसका एक हिस्सा तुम्हारी माँ के लिए है। पर फ्रॉस्ट तुरंत हाथ हिला देती है। कोई बात नहीं, माँ को चाय पसंद नहीं। फ्रॉस्ट की माँ लेडी चिन को प्रणाम करने के कुछ देर बाद फ्रॉस्ट परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों को एक जगह इकट्ठा करती है और काम पर आती है। मुझे पता चला है कि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व में कुछ गद्दार हैं। कोई परछाई में रहकर हमारे खिलाफ काम कर रहा है और लगता है वे कुछ बड़ा सोच रहे हैं। वह बात पूरी भी नहीं कर पाती कि वहाँ मौजूद हर वरिष्ठ सदस्य स्तब्ध रह जाता है। महाबुजुर्ग जल्दी से आगे आकर पूछते हैं कि मैं क्या जानता हूँ।
सबकी नजरें मुझ पर आ जाती हैं। अपनी शक्ति से 5 गुना अधिक ऊर्जा खींचकर मैं भीड़ को परखता हूँ और तुरंत 2 ऐसे लोगों को पहचान लेता हूँ जो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। वे दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं। जिन दोनों की ओर इशारा किया जाता है उनके चेहरे पर स्पष्ट तनाव आ जाता है। फ्रॉस्ट तुरंत पूछती है, इनमें क्या गड़बड़ है? इनकी आत्माएं भ्रष्ट हो चुकी हैं। दोनों की आत्माएं हथिया ली गई हैं। जैसे ही मैं यह कहता हूँ कमरे में हंगामा मच जाता है। यह असंभव है। चाहे भेष कितना भी परिपूर्ण हो, यह हम अनुभवियों को धोखा नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात, एक महासम्राट की आत्मा असाधारण रूप से स्थिर होती है। सम्राट सिंहासन के सुदृढ़ करने से शरीर किसी भी बाहरी आत्मा के लिए लगभग पूरी तरह अभेद्य हो जाता है। आत्मा को हथियाना बस संभव ही नहीं है। और तभी आरोपित बुजुर्गों में से एक बोल उठता है, मुझे खुली है दृष्टि से देखते हुए, तुम्हारी ऊर्जा तो बिखरी हुई है। तुम महासम्राट के स्तर तक पहुंचे भी नहीं हो, है ना? और फिर भी यहाँ खड़े होकर हम पर आरोप लगा रहे हो। अध्यक्ष, आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। पर फ्रॉस्ट शांत भाव से मुझे आगे बढ़ने का विश्वास भरा संकेत देती है। मुझे इस बात को साबित करने में कोई रुचि नहीं कि तुम्हारी आत्मा हथियाई गई है या नहीं। मुझे इसे कहीं अधिक यह जानने की उत्सुकता है कि तुम्हें किसने भेजा है, कि कोई एक मध्य स्तरीय और एक उच्च स्तरीय महासम्राट दोनों की आत्माएं हथिया सका। दोनों बुजुर्ग तुरंत समझ जाते हैं कि खेल खत्म हो गया और वे नकाब उतार देते हैं। बस इतना ही, तुम खुद को कुछ समझते हो, हमारे पवित्र स्वामी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। रुको, वह दिन आएगा जब इस परिवार की मदद करने पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह कहकर दोनों चुपचाप एक विशेष पलायन तकनीक सक्रिय करते हैं। पर मैं बस चुपचाप उन्हें देखता रहता हूँ, रोकने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं पहले ही दोनों पर एक छिपा हुआ निशान लगा चुका हूँ। अब मैं बड़ी मछली के फंसने का इंतजार करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब वे पुष्टि कर लेते हैं कि तकनीक काम कर गई, तो वस्त्राच्छादित बुजुर्ग गुर्राता है, याद रखो, हम वापस आएंगे, और जब आएंगे तो यह तुम्हारा अंत होगा। आखिरी शब्द हवा में घुलने से पहले ही दोनों अदृश्य हो जाते हैं। वह हृष्ट पुष्ट इंसान एक बार कांपता है और गायब हो जाता है।